हाँ जी, गुड इवनिंग। कल क्या शुरू कर लिया था हमने? मॉडर्न वाला। कल वाला रिवीजन करा दो थोड़ा सा ना। कौन से राजा को बब्बर शेर कहा जाता? माधो सिंह सेकंड। उसने किसके लिए 5 लाख रुपए दिए थे और किसको दिए थे? और सिटी पैलेस में क्या बनवाया था? मुबारक महल। और नाहरगढ़ में क्या बनवाए थे? नो एक जैसे महल, अपनी नो। और जयपुर में कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की? डाक व्यवस्था की। कब की गई? और ये राजस्थान की रियासत में। और मान सिंह अपने आजादी के टाइम जयपुर के और राजस्थान के पहले एवं एकमात्र। उनकी रानी का नाम क्या था? और वो 1962 में स्वतंत्र पार्टी के चुनाव से लड़के लोकसभा सदस्य बनी। उनकी आत्मकथा का नाम क्या? द प्रिंसेस रिमेंबर्स। अलवर में कौन सा वंश था? कछवाहा। कौन सा वंश था? उसकी ब्रांच कौन सी थी? संस्थापक कौन था? वो कहां का सामंत था? कौन से मुगल बादशाह ने 1774 में उसको स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और उसने बाद में अलवर को अपनी क्या बना लिया? राज। जाचक जीवन की बुक का नाम बताओ। प्रताप रासो। बख्तावर सिंह ने कौन से युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया? लसवाड़ी के युद्ध में। किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ। तो बाद 14 नवंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। और आपके उसने 2 नाम से कविताएं लिखी थी, बख्तेश्वर चंद्र सखी। उसकी दासी थी मुसी महारानी। उसकी छतरी किसने बनवाई? कितने खंभों की? अपनी रानी का नाम क्या था उसकी? शिला के लिए क्या बनवाई? सिलिसेड झील, जिसको राजस्थान का पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? जयसिंह ने किस किस को पैसे दिए थे? और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर हिंदी को अलवर की। और कौन से राज्य में घोषित हुई? भरतपुर में। भरतपुर में कौन करता है? और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जब अलवर आया तो उसके स्वागत में क्या बनाया गया था? सरिस्का महल। कौन कौन सी कुप्रथाओं पर रोक लगाई गई? बाल विवाह और अनमेल विवाह। ऐसा कब किया गया? 10 दिसंबर 1903। अलवर में क्या स्थापित की गई? पंचायत। और तिजारा में दंगों के बाद में उसे हटा दिया गया। वो कहां चला गया? पेरिस। और पेरिस में उसकी आजादी के टाइम अलवर का राजा कौन था? और तेज सिंह का नाम किस में आया? और उसे दिल्ली में क्या कर दिया गया? नजरबंद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निर्दोष करार दिया। इतनी बातें पड़ी। नया हेडिंग डालो, 1857 की क्रांति। हाँ हाँ, पिंक कलर कराया था। एडवर्ड पंचम आया था। हाँ 68। हाँ, एडवर्ड पंचम 1868 में आया। बुक्सों में फाड़ दे, जिन जिन बुक्सों में, उन बुक्सों को फाड़ दे। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि बुक से सही है और मैं गलत हूं? हाँ हाँ, क्या है? कोई हो गलत है। हाँ, दैनिक भास्कर वो और झूठा है। भारत में पत्रकार वो बनते हैं जिनका रीट में सिलेक्शन नहीं होता। पत्रकार सही करेंगे। अब तो हमेशा यूं माना करके सर ने लिखाया है तो बस सही है, एकदम फाइनल है, तभी पढ़ाई होगी, वरना पढ़ाई नहीं होगी तेरे से। वरना तो फिर हर बात में डाउट ही करता रहेगा। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। अच्छा, क्रांति पढ़ाने से पहले मैं अंग्रेजों की थोड़ी व्यवस्था बताता हूं अपने यहां पर। पहले ये तो देखा जाए भाई, अंग्रेजों के और अपने राजस्थान के क्या रिलेशन थे आपस के अंदर। मैंने कई बार आपको बताया कि अंग्रेजों के टाइम में भारत में 2 बंटवारे थे। एक वह भारत जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था, उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते? एक वह भारत जहां राजाओं को राज था और अंग्रेजों की उनके साथ में संधियां थी, उसको बोलते प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते? ये पंजाब, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, ये सब अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा है। अंग्रेजों क्या है? डायरेक्ट कब्जा। पर जैसे अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, पंजाब का कुछ भाग, गुजरात का कुछ भाग, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, त्रावणकोर, यहां पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। यहां पे राजाओं का राज हुआ करता। उन राजाओं के साथ अंग्रेजों ने क्या कर रखी थी? संधियां। तो अपने अंग्रेजों का इनडायरेक्ट राज है, यहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट राज। आई बात समझ? जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट राज होता था वहां तो सीधा सिस्टम था कि अंग्रेजों की राजधानी थी कलकत्ता। अंग्रेजों की राजधानी कौन सी थी? और अंग्रेजों का एक सबसे बड़ा बंदा यहां पर रहता था, उस बंदे को बोलते गवर्नर जनरल।
क्या बोलते हैं? और गवर्नर जनरल कहां पर बैठेगा आपका? कलकत्ता। फिर अलग अलग राज्य होते हैं, राज्यों को बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? और हर प्रांत में होगा गवर्नर, प्रांत में होगा गवर्नर, पूरे भारत का क्या होगा? गवर्नर जनरल। ये उस भारत की व्यवस्था है जिस भारत पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन। पंजाब का गवर्नर, एमपी का गवर्नर, यूपी का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, असम का गवर्नर, और पूरे भारत में क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल। पहले बड़ी बात। अपने वाले में क्या सिस्टम था? तो अपने वाले में किया क्या? जैसे मैं राजस्थान लू तो मैं कहूंगा कि 1803 में अंग्रेजों ने अपनी दो रियासतों के साथ में संधियां की। पहली वो रियासत जिसके साथ संधि की हुआ है भरतपुर, और दोबारा दो संधि की वो कौन सी थी? टेम्पररी सी संधियां थी, कोई ज्यादा बड़ी संधियां नहीं थी। मराठों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, बॉर्डर पर लड़ाई चल रही थी भरतपुर अलवर के, इसलिए अंग्रेजों को लगा भरतपुर अलवर के राजाओं का सहयोग ले लिया जाए मराठों के खिलाफ, तो उन्होंने दोनों राजाओं के साथ में क्या कर ली? संधियां। अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था इस टाइम में, उस बंदे का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था? कहां पर बैठा लॉर्ड वेलेस्ली? कलकत्ता। और वो अपने बंदे भेज के अपने दो रियासतों के साथ में संधियां कर रहा है। कौन कौन सी रियासत है? भरतपुर और अलवर। ऐसा कब कर रहा है? उसके बाद उन्होंने फिर राजस्थान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब तक उनके मराठों के साथ लड़ाइयां नहीं हुई थी, वो राजस्थान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में वहां वहां कब्जा किया था जहां जहां पर व्यापार हो सकता था। जहां पर क्या हो सकता था? जहां पर उनको चीजें मिल सकती थी जिनको वो बेच सके, उन जगह पर व्यापार कर रहे थे। अपने यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको वो बेच सके, तो उन्होंने अपने यहां पर कब्जा भी नहीं किया। उनको जहां से अंग्रेज व्यापारी थे, बहुत ढंग के व्यापारी थे, जहां जहां से उनको बिजनेस हो सकता था वहां पर वो कब्जा कर रहे थे, जहां पर बिजनेस नहीं हो सकता था वहां पर उन्होंने कब्जा। पर जब मराठों के खिलाफ लड़ाइयां हुई, मराठों के खिलाफ मैंने 2-3 बार बताया, 3 लड़ाइयां हुई उनकी। जब मराठों के खिलाफ लड़ाइयां हुई तो लड़ाइयां अपने बॉर्डर पे हुई, अपने बॉर्डर पे। तो उनको लगा राजस्थान वाले राजा कहीं मराठों की तरफ ना चले जाए, इससे अच्छा है अपने इनके साथ में क्या कर लेते हैं? संधियां। तो 3 में अपने 2 रियासतें करती है। कौन कौन सी? फिर कई साल चुपचाप पड़े रहे। अब 1817 में मराठों के खिलाफ फिर युद्ध हो गया। कब हो गया युद्ध? 1817। तो 1817 में फिर 2 रियासतों के साथ उन्होंने संधियां की। पहले वो संधि करते हैं करौली के साथ। किसके साथ में? और फिर करते हैं कोटा। पहले करौली और बाद में ये 1817 में लास्ट में ही शुरू की थी, ये बाद में कब तक चलती रही? 1818। तो राजस्थान की सारी रियासतों ने संधियां कब की? 17 और 18। एक सिरोही बच गई थी। क्यों बच गई थी ये मैं समझा चुका हूं आपको, तो वो बाद में जाके आपके संधि कब करते हैं? 1823। ये थोड़ी पक्की संधियां थी, ये अच्छी संधियां थी, इनके अंदर खूब सारी बातें थी, सारी एक एक बात लिखी गई, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और इस समय जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो कौन था? पहले जब भरतपुर अलवर के साथ संधियां की तब तो कौन है? वेलेस्ली। और दोबारा जब संधियां कर रहे हैं तब कौन है? और मैंने कहा इनमें थोड़ी ज्यादा बातें थी, एक एक आदमी से साइन करवाए गए, अलग अलग डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। इस बार ये डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के लिए जो बंदा आया था, बंदा जो मुख्य है उनका गवर्नर जनरल है, वो तो कौन है? वो तो कलकत्ता बैठा था, वो तो आने से रहा। कोई ना कोई बंदा आएगा साइन करवाने के लिए। जो बातचीत करने के लिए अपने यहां पर बंदा आया था, उस बंदे का नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था बंदे का? मेटकॉफ को भेजा कि मेटकॉफ तू जा और तू जाके राजस्थान की रियासतों के साथ में क्या कर ले? संधियां। तो मुझे याद एक बार सवाल था कि राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां करने वाला अंग्रेजों का अफसर कौन था? तो अफसर कौन था? भेज कौन रहा उनको? बाकी सारी रियासतों के साथ तो चार्ल्स मेटकॉफ ने की। साउथ वाली 3 रियासतें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कौन कौन सी 3 रियासतें? यहां पर साइन ये मेटकॉफ नहीं करता। यहां पर साइन करने वाले एक बंदे का नाम था जॉन मेलकम। यहां पर साइन करने वाला बंदा कौन है? यहां पर मेलकम मालवा का गवर्नर हुआ करता है इनके, और मेलकम को कहा गया ये 3 साइन तू करवा ले। तो बात ज्यादातर साइन तो किस आदमी ने करवाए थे आपके? चार्ल्स मेटकॉफ। लेकिन 3 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ में साइन कौन करवा गया था? जो। और ये सारी संधियां कौन सा गवर्नर जनरल कर रहा है इनका? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कब कर रहे हैं ये संधियां? 17-18 की संधियां। क्या बोलते हैं इनको? 17-18। 23 सिरोही अपवाद है बाद में, बाकी सारी संधियां कब होगी थी इनकी? 17-18 में। 17 में किस किसने कर ली? करौली, कोटा। बाकी सब कब कर लेते हैं? 18। सिरोही बचा था तो उनसे साइन कब करवा लिए? अच्छा, संधि का एक सीधा सा मतलब था कि मान लो ये एक रियासत है, कोई रियासत मान लो ये कोटा है, और कोटा बाद में संधि कर रही है अंग्रेजों के साथ। ब्रिटिशर्स के साथ संधि कौन कर रही है? कोटा। या कोई मान लो अंग्रेजों के साथ में संधि कर रही है आपकी जयपुर, या अंग्रेजों के साथ मान लो संधि कर रहा है जोधपुर। कोई रियासत संधि कर रही है, अंग्रेज उसको सिंपल सी एक बात कहते हैं, अंदर के मामले तेरे, बाहर के मामले हमारे। अंदर के मामले, बाहर के मामले हमारे। मतलब सिंपल सा मतलब है कि तेरे राज्य में तू क्या करता है हमें इससे कोई भी मतलब, कितना टैक्स लेता है, कौन सी दुकान चलाता है, कौन से साधन चलाता है, तू जाने और तेरा काम जाने।
लेकिन किसी दूसरी रियासत के साथ जब बात करेगा, विदेशी मामले किसी के साथ स्थापित करेगा, किसी दूसरी रियासत के साथ लड़ाई करेगा, ये सब हम करेंगे। विदेशी मामले तेरे पास नहीं रहेंगे, आंतरिक मामले तेरे पास रहेंगे। विदेशी मामले में दो ही चीज हो सकती है, किसी दूसरे देश के साथ में लड़ाई या किसी दूसरे देश के साथ में संधि। ये सारे अधिकार अब किसके पास में? अंग्रेजों। है बात समझ में? इंटरनल अफेयर्स, आंतरिक मामले किसके पास में? राजा। और बाहरी मामले किसके पास में? कुल मिला के राजा ने अपनी सुरक्षा अंग्रेजों को सौंप दी। राजा ने अपनी सुरक्षा किसको सौंप दी? अंग्रेजों। अंग्रेजों ने कहा हम जाने और हमारा काम जाने, आज के बाद तेरे से कोई लड़ेगा तो हम लड़ेंगे, तू किसी से लड़ने के लिए नहीं जाएगा, तेरे को किसी से लड़ाई करनी है तो हमें बता, तेरे को किसी से संधि करनी है तो तू हमें बता। ऐसा राजस्थान के सारे राजाओं को अंग्रेजों ने कह दिया। अंग्रेजों ने कोटा के राजा को भी ये सेम बात कही, जयपुर के राजा को भी यही बात कही, जोधपुर के राजा को भी यही बात कही। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में लड़ाइयां बंद। अंग्रेजों आने के बाद राजस्थान में लड़ाइयां भाई, कोटा की तरफ से भी कौन लड़ेंगे? अंग्रेज। बूंदी की तरफ से भी अंग्रेज, जयपुर से भी अंग्रेज, जोधपुर से भी अंग्रेज। तो अंग्रेज अंग्रेज आपस में लड़ने से रहे। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद एक युद्ध है, बासनपीर। कौन सा युद्ध था? वो छोटी मोटी सी एक लड़ाई है, बासनपीर वाली लड़ाई। और फिर अंग्रेजों ने कहा भाई नहीं नहीं नहीं, ये विदेशी मामले हमारे पास में, तो तुम किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं। ठीक बात। भारत में लगभग 550 रियासत थी। कितनी रियासत थी? और अंग्रेजों ने सारी रियासतों के साथ में संधियां कर ली। अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल है, वो बैठा है कलकत्ता, और उसने सारे राजाओं को अपना दोस्त बना लिया। मतलब उस गवर्नर जनरल के कितने दोस्त हो गए? 550 दोस्त है। इन 550 दोस्तों को कहा गया कि तुम्हें कोई दिक्कत आएगी, तुम्हारे साथ तन मन धन से हम खड़े। मैं तुम्हारा दोस्त गवर्नर जनरल कलकत्ता में बैठा हूं, कोई भी दिक्कत हो मुझे बता देना। तो राजा उनका हम बताएंगे कैसे? तू तो बैठा है कलकत्ता में, हम ये सूचना तेरे पास कैसे भेजेंगे? तो उसने कहा चिंता मत करो, मेरा एक बंदा हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और उस बंदे को आप बात बता देना। तो अंग्रेजों का एक बंदा हमेशा रियासत में रहता, उस बंदे को बोलते पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोला करते? अच्छा, ये बात पहुंचाने के काम करने वाले को एजेंट बोलते हैं। कोई भी दो लोगों के बीच में कोई काम करे, वो क्या हो गया? अपने आप में एजेंट। राजा का एजेंट है, इसलिए क्या हो गया भाई? राजा से संबंधित बात होगी, सारी बातें कैसी होती है? पॉलिटिकल होती है कि इकोनॉमिक होती है? गवर्नर जनरल को जो भी बात बतानी, ये बताना है कि वहां पे कितने रुपए पड़ेंगे, ये बताना राजा किससे लड़ाई कर रहा है, लड़ाई वाली बातें बतानी। लड़ाई वाली इन सारी बातें कैसी होगी? तो अंग्रेजों का एक बंदा रहता, उसको क्या बोला करते थे? क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट। कहां रहेगा? रियासत में। कहां रहेगा? जहां राजा रहता वहां रहेगा। राजा कहां रहता? राजधानी। तो पॉलिटिकल एजेंट भी कहां रहता? राजधानी। इसलिए पॉलिटिकल एजेंट का एक नाम और था, रेजिडेंट। क्या बोलते? उसका रेजिडेंस वही है, जहां रेजिडेंस है, इसलिए उसको क्या बोलने लगे? रेजिडेंट। तो अंग्रेजों का एक बंदा हमेशा रियासत में रहता, उसको या तो क्या बोलते, या क्या बोलते? जैसे अपने राजस्थान में मान लो 20 रियासत है, तो पॉलिटिकल एजेंट कितने हो गए? 20। और वो पॉलिटिकल एजेंट राजा की बात किस तक पहुंचाएंगे? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल की बात किस तक पहुंचाएंगे? अब मान लो भारत में 550 रियासत है, तो पॉलिटिकल एजेंट कितने हो गए? तो राजा कहा भाई तेरे को कलकत्ता आने की आवश्यकता नहीं है, तेरी बात कौन पहुंचा देंगे? पॉलिटिकल एजेंट। अब मान लो कोटा वाला पॉलिटिकल एजेंट है, उसको गवर्नर जनरल तक बात पहुंचानी, तो कहां पहुंचाए? कलकत्ता। तो कोटा से कलकत्ता टाइम लगेगा वैसे। और फिर 550 पॉलिटिकल एजेंट है, 550 के 550 यदि गवर्नर जनरल से बात करने चले गए, तो गवर्नर जनरल तो बेचारा यही करता रहेगा, फिर उसके और तो कोई काम ही नहीं बचा। जबकि उसका मुख्य काम ये नहीं है। उसका मुख्य काम क्या है? गवर्नर जनरल का मुख्य काम यह है कि जो ब्रिटिश इंडिया है इसका ध्यान रखे। गवर्नर जनरल का मुख्य काम क्या है? ब्रिटिश इंडिया का ध्यान रखना। उसका काम देशी रियासतों के साथ में केवल संधियां करना है, इसके अलावा ज्यादा उसका ध्यान रखना नहीं है। रियासतों का ध्यान राजा रखे, कोई संबंध किस प्रकार के होंगे वो हम तय करेंगे। तो उसने कहा ऐसे तो आप 550 मेरे से मिलने आओगे, तो मैं कब कब बात करूंगा? तो बाद में एक व्यवस्था और बनाएगी, और कहा गया कि हर रियासत में एक रहेगा पॉलिटिकल एजेंट, इसको क्या बोलेंगे? रेजिडेंट। अब मान लो राजस्थान में जैसे 20 पॉलिटिकल एजेंट है, तो इन 20 पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर एक बंदा बना दिया जाए, ये 20 उसको कहेंगे, वो ऊपर जाके कर देगा। ऐसे मान लो पंजाब में 15 रियासत है, तो 15 के ऊपर एक बंदा बना दो। एमपी में मान लो 25 है, तो 25 पर एक बंदा बिठा दो। यूपी में यदि 50 है, तो 50 के ऊपर एक बंदा बिठा दो। तो बीच में थोड़े बंदे और बिठाने शुरू किए। उस बंदे को ये बोलते रेजिडेंट फॉर राजपूताना। क्या बोलते? रेजिडेंट फॉर राजपूत। इसका मतलब हर रियासत में एक रेजिडेंट होगा, एक पूरे राजपूताना पर रेजिडेंट होगा। भाई बात समझो, हर रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट है, उसको और क्या बोलते हैं? रेजिडेंट। और पूरे राजस्थान का भी एक क्या होगा? रेजिडेंट। उसको क्या बोलेंगे? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। ये बैठेगा दिल्ली,
ये कहां पर बैठेगा? अब राजस्थान के राजा को कोटा के राजा को दिक्कत है तो कोटा का राजा बोलेगा अपने पॉलिटिकल एजेंट को या अपने रेजिडेंट को, वो पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट जाके किसको बोलेगा? रेजिडेंट फॉर राजपूताना को, और रेजिडेंट फॉर राजपूताना जाके किसको बोल देगा? गवर्नर जनरल। तिहरी व्यवस्था है, ट्रिपल। आई समझ में? नीचे नीचे कौन है आपका? पॉलिटिकल एजेंट, उसके ऊपर रेजिडेंट फॉर राजपूताना, उसके ऊपर ये जो पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था उसका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम बंदे का? डेविड ऑक्टरलोनी। कहां बैठता? मुख्यालय कहां है इसका? दिल्ली। तो पहला अपना राजस्थान का जो बाहर दिया गया, जिस रेजिडेंट को पूरा राजस्थान दिया गया, उस बंदे का नाम क्या है? डेविड ऑक्टरलोनी। 1718 में संधि हुई, 1718 के अंदर ही डेविड ऑक्टरलोनी को कह दिया गया कि राजस्थान के मामले तू देख, हर रियासत का एक बंदा बिठा दिया गया। आई बात समझो? थोड़े दिनों बाद कहा गया कि यार हर रियासत में रेजिडेंट, फिर पूरे राजस्थान का भी क्या हुआ? रेजिडेंट। ये बड़ा मामला थोड़ा जमा नहीं। ये काम क्या करता है पूरे राजस्थान वाला जो रेजिडेंट है, ये काम क्या करता है? तो कहा पॉलिटिकल एजेंट की बात गवर्नर जनरल तक पहुंचाता है और गवर्नर जनरल की बात पॉलिटिकल एजेंट तक पहुंचाता है। कहा ये भी एजेंट ही तो है, ये भी एक प्रकार से क्या है? एजेंट। किसका एजेंट है? क्या गवर्नर जनरल का? कि गवर्नर जनरल तक बात पहुंचाता है तो ये किसका एजेंट हो गया? गवर्नर जनरल का। तो आज के बाद इसको कहा जाएगा एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कहा जाएगा भाई? किसका गवर्नर जनरल है? जो किसका एजेंट है? गवर्नर जनरल का। नाम क्या कर दो उसका? एजेंट टू, और इसके नीचे हो जाएगा आपका पॉलिटिकल एजेंट। तो प्रत्येक रियासत में तो क्या होगा? पॉलिटिकल एजेंट। फिर रेजिडेंट फॉर राजपूताना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल के ऊपर कौन होगा? मतलब पूरे भारत में तो होगा जीजी, जीजी के नीचे होगा एजीजी, और एजीजी के नीचे कौन होगा? तो प्रत्येक रियासत में कौन रहेगा? पीए। पूरे राजस्थान पे कौन होगा? एजीजी। एजीजी के ऊपर कौन है? जीजी कहां बैठा है? अब का इस एजीजी को कहां बिठाएंगे? दिल्ली। तो कहा नहीं यार, राजस्थान के मामले दिल्ली से कैसे हैंडल करोगे? तो कहा इस एजीजी को बिठाओ अजमेर। कहां बिठाओ? राजस्थान में एकमात्र जगह जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा था, अजमेर थी। मैंने बताया था कि 1192 में तराइन वाला युद्ध होता है और तराइन वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और तुर्क कब्जा कर लेते हैं दिल्ली पे। पृथ्वीराज चौहान के पास में अजमेर था तो तुर्कों ने कहां पर कब्जा कर लिया? अजमेर। उसके बाद में दिल्ली में जो कोई राजा बनता वो कब्जा कहां पर करता? अजमेर। और अजमेर से राजस्थान को कंट्रोल करते। तुर्कों के बाद में अजमेर चला गया मुगलों के पास, मुगलों के बाद अजमेर चला गया मराठों के पास, और मराठों के बाद में अजमेर चला गया अंग्रेजों के पास। तो अजमेर अपने एक ऐसी जगह थी जो उसके कंट्रोल में होती, जिसका कंट्रोल कहां पर होता? दिल्ली। दिल्ली पे कंट्रोल अंग्रेजों का है तो अजमेर पे भी कंट्रोल किसका हो गया? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों को लगा राजस्थान में एक जगह तो हमारी है, वो जगह कौन सी है? अजमेर। इसलिए अजमेर में बैठ के पूरे राजस्थान को कंट्रोल कर लिया जाए। इसलिए उनका एजीजी कहां पर बैठता था? कहां पर बैठता था? अजमेर में उन्होंने एजीजी बिठाना शुरू किया 1832 में। कब बिठाना शुरू किया? आप और याद करो, मैंने बताया था 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर में दरबार लगाया, जोधपुर महाराजा मानसिंह ने उसका बहिष्कार कर दिया। पढ़ा था? तो गवर्नर जनरल अजमेर आया हुआ तो कुछ काम करने आया होगा। गवर्नर जनरल का ऑफिस खुद का तो कहां पे है? कलकत्ता। पर वो अजमेर आया हुआ क्योंकि वो किसका ऑफिस बना के गया अपने? उसने कहा मैं हूं जीजी, आज के बाद में आपका जो ए जीजी है वो कहां पर रहेगा? और अपना जो पहला ए जीजी बनाया गया था उस बंदे का नाम था अब्राहम लोकेट। क्या नाम था? लोकेट को कहा गया भाई लोकेट तो किसके गले में डलेगा अब? राजस्थान वालों के। और राजस्थान वालों का ध्यान रख। तो 1832 के अंदर अपने क्या बनाने लगे राजस्थान में? एजीजी। एजीजी का हेडक्वार्टर कहां बना दिया? अजमेर। और पहला एजीजी कौन बना दिया गया? अब भाई अजमेर में पड़े गर्मी, भयंकर गर्मी लगी अंग्रेजों की। उस एजीजी ने कहा मर जाऊंगा रे मैं यहाँ पे, तो कोई ढंग की जगह, कोई ठंडी जगह जहां पे रह सके। तो कहा राजस्थान में ठंडी जगह पे नाम पे था आबू। कौन सा था? तो कहा आबू। तो आबू अपने पास तो है नहीं, आबू तो सिरोही के राजा के पास। भाई आबू कहां पर आता? सिरोही। तो सिरोही के राजा से आबू खरीदा अंग्रेजों ने। सिरोही के राजा से आबू खरीदा। उन्होंने कहा ये जमीन बेच दे हमें। तो सिरोही के राजा ने अंग्रेजों को आबू बेचा। तो 1845 में अंग्रेजों ने कहा कि हमारा जो एजीजी है वो कहां पर रहेगा? कहां पर रहेगा? आबू। तो अब एजीजी कहां पर रहने लग गया? आबू के अंदर रहने लग गया। अब वो तो यूं कहा गया भाई थोड़े दिन अजमेर रह जाओ और थोड़े दिन कहां पर रह जाओ? अब। लेकिन बाद में एजीजी को आबू इतना पसंद आया कि वो अजमेर रहना ही बंद हो गया। वो अब कहां पर रहता था? अब। कहा राजधानी तो अजमेर है, हमेशा सेंटर बीच में होना चाहिए। आप आबू साइड में पड़ा, आपके आबू पड़ा गुजरात के पास में, तो राजस्थान को कंट्रोल करना तो अजमेर ठीक रहेगा, आबू ठीक रहेगा? पर अजीजी यहां रहे नहीं, अजीजी ज्यादातर वहां पे रहे। तो अंग्रेज 1864 में एक नियम लेके आए कि नहीं भाई साहब 6 महीने आबू, 6 महीने अजमेर, 6 महीने
आबू और 6 महीने अजमेर। सिंपल सी भाषा में है कि गर्मियां गर्मियां आबू और सर्दियां सर्दियां अजमेर। हट लो, गर्मियां आएगी तब तो कहां चले जाओ, आबू, और सर्दियां आ जाए तब कहां जाओ। ये रूल आज दिन तक है राजस्थान में। अब अपने एजीजी तो बनता नहीं, अब बनता है राज्यपाल। कौन बनता है? इसलिए राज्यपाल गर्मियों में आबू चला जाता है। राजस्थान का राज्यपाल गर्मियों में कहां रहता है और सर्दियों में? अब अजमेर क्यों जाएगा, जयपुर आएगा। उस समय राजधानी अजमेर थी, अब तो राजधानी कौन सी है, जयपुर। तो अब आपका राज्यपाल गर्मियों में तो कहां रहता है, आबू, और सर्दियों में कहां जाता है। वैसे भी राज्यपाल के पास कोई काम तो होता नहीं है ना। भारत में दो लोग सर्वाधिक निकम्मे लोग हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इनके पास में कोई भी काम है नहीं होता। राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल ये बता सकते हैं कि सुबह शाम सब्जी क्या बनानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बता सकते। आप जो पॉलिटी पढ़ोगे तो आप पॉलिटी में पढ़ोगे राष्ट्रपति की शक्तियां, क्या पढ़ोगे, और 5 दिन पढ़ोगे। कितने दिन पढ़ोगे, 5 दिन। और फिर लास्ट दिन दिलीप सर आपको कहेंगे कि इनमें से कोई शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती, ये झूठी है जो जो लिखवाई है। और यदि राष्ट्रपति खुद आके बैठ जाए क्लास में तो रोने लग जाए, क्योंकि सब झूठ लिखा हुआ है, मेरे को इनमें से कोई भी शक्ति दी हुई। अपने राष्ट्रपति की शक्तियां मतलब प्रधानमंत्री की शक्तियां। किसकी शक्तियां? वैसे वैसे राज्यपाल की शक्तियां मतलब किसके? तो अपने राज्यपाल के पास वैसे भी काम होता नहीं था, भले तू आबू रहन, भले अजमेर रहन, भले जयपुर रह, करना क्या, घूमता रहा इधर उधर तेरा। तो राज्यपाल अपना गर्मियों में कहां चला जाता है। अब बस गर्मियां शुरू हुई है, राज्यपाल महोदय कहां जाने वाले हैं अपने, आबू बैठ के तफरी मारेगा कई दिन वहां। और जब गर्मियां थोड़ी कम पड़ेगी तो वापस कहां बुला लेंगे अपने उसको। तो भले बड़ी बात। तो अंग्रेजों ने वापस, देखो देखो सारी बातें, अंग्रेजों ने अपने राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां कब की, पहली बात किस किस के साथ? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? फिर दोबारा कब की? 17-18 बोला करो उनको। कौन सी संधियां? 17। तो 17 में किसने की? बाकी सबने। और 23 में किसने की? इस समय गवर्नर जनरल कौन था? संधियों पे साइन करवाने के लिए बंदा कौन है? डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के साथ किसने करवाया? जॉन मेलकम। किसने करवाया? प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता है, इसको क्या बोलते, या उसको क्या बोलते, पूरे राजस्थान में जो होता है उसको क्या बोलते, कहां रहता था। और ये पहला बंदा कौन था? डेविड ऑक्टरलोन। कौन था? 1832 से क्या बनाना शुरू कर दिया, एजीजी। एजीजी हेडक्वार्टर कहां था? वो पहला एजीजी कौन था? 45 में कहा गया कहां पर जाएगा, आबू। और 64 में कहा गया 6 महीने अजमेर, 6 महीने आबू। समझ जाओगे, लिखवा दूं, लिखो। थोड़ी व्यवस्था तो पता चले क्या था भाई उनका सिस्टम। लिखो 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी, 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ संधियां की, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। कब संधियां की? 1803। किस किसने? लिख लो। इस समय लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेजली वो जीजी ऑफ इंडिया। इस समय लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेजली वो जीजी ऑफ इंडिया। इस समय लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेजली वो जीजी ऑफ इंडिया। भारत का जीजी कौन है? लॉर्ड वेलेजली। मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तब खूब सारी और बातें पढ़ोगे आप वेलेजली की। फिर लाइन चेंज करके लिखो। 1817-18 ईस्वी में, इन 1817-18 एडी, 1817-18 ईस्वी में, इन 1817-18 एडी, राजस्थान की सभी रियासतें अंग्रेजों के साथ संधियां कर लेती है। ऑल स्टेट्स ऑफ राजस्थान कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। राजस्थान की सभी रियासतें अंग्रेजों के साथ संधियां कर लेती है। ऑल स्टेट्स ऑफ राजस्थान कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। अब ये उतार लो, जैसे 17 में करौली कोटा, 18 में सब और 23 में सिरोही, ताकि सब एक साथ याद रह जाएगी आपके। वैसे तो याद की भी आपके, पहले पढ़ी ली थी हमने, कब कब की थी, एक साथ पढ़ लोगे। यहां पे लिख लो 17 में करौली कोटा, 18 में सारी, बाकी सारी, और 23 में सिरोही।
उतार लिया? अब लिख लो। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल था। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज जीजी ऑफ इंडिया। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज जीजी ऑफ इंडिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज जीजी ऑफ इंडिया। अब स्टार लगा लिखना, वो काम की बात है। इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दीज ट्रीटीज, इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दीज ट्रीटीज, इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दीज ट्रीटीज चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। लाइन छोड़ के लिखो। वागड़ की रियासतों, वागड़ की रियासतों के साथ, वागड़ की रियासतों के साथ विद प्रिंसली स्टेट्स ऑफ वागड़, वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है ना, वागड़ की रियासतों के साथ विद प्रिंसली स्टेट्स ऑफ वागड़ जॉन मेलकम, जॉन मेलकम ने संधियां की थी। जॉन मेलकम कंक्लूडेड ट्रीटीज। प्रतिनिधि वो था ना, जॉन मेलकम ने संधियां की थी। जॉन मेलकम कंक्लूडेड ट्रीटीज। कि बाकी सब में जो चार्ल्स मेटकॉफ आया था और वागड़ वाली तीन के साथ साइन किसने करवाए थे? जॉन मेलकम। पर उसका मेटकॉफ का ही सवाल आता है हमेशा, सवाल पूछा हुआ है पुराना तो याद रखना कि मेटकॉफ वाला ज्यादा याद रखना। जॉन मेलकम ने संधियां की थी। जॉन मेलकम कंक्लूडेड ट्रीटीज। ठीक है, अब आगे लाइन चेंज करके लिखो। लिखो प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट या एवरी प्रिंसली स्टेट, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी प्रिंसली स्टेट या इन एवरी स्टेट अंग्रेजों द्वारा पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाता था। कोष्टक में रेजिडेंट लिखना, दोनों नाम लिखना। अंग्रेजों द्वारा पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाता था। ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड पॉलिटिकल एजेंट, कोष्टक में लिखना रेजिडेंट। अंग्रेजों द्वारा पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाता था। ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड पॉलिटिकल एजेंट, अंग्रेजों द्वारा पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाता था। लाइन छोड़ के लिखो। संपूर्ण राजस्थान के लिए, फॉर एंटायर राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान के लिए, फॉर एंटायर राजस्थान रेजिडेंट फॉर राजपूताना नियुक्त किया गया। रेजिडेंट फॉर राजपूताना वॉज अपॉइंटेड, रेजिडेंट फॉर राजपूताना नियुक्त किया गया। रेजिडेंट फॉर राजपूताना वॉज अपॉइंटेड, रेजिडेंट फॉर राजपूताना नियुक्त किया गया। रेजिडेंट फॉर राजपूताना वॉज अपॉइंटेड। जिसका मुख्यालय दिल्ली था, हुज हेडक्वार्टर वॉज दिल्ली, जिसका मुख्यालय दिल्ली था, हुज हेडक्वार्टर वॉज दिल्ली, जिसका मुख्यालय दिल्ली था, हुज हेडक्वार्टर वॉज दिल्ली। लाइन चेंज करके लिखो। प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी था। प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी था। डेविड ऑक्टरलोनी वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी था। डेविड ऑक्टरलोनी वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। डेविड ऑक्टरलोनी वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी था। कौन था डेविड? नाम बोलो, देखो दोबारा बोलो एक बार। डेविड ऑक्टर। लाइन चेंज करके लिखो, स्टार लगा के लिखना, ये काम का ज्यादा। 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी, 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर।
अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। फिर लाइन चेंज करके लिखो, अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। देखो 1845 ईस्वी में इन 1845 एडी, 1845 ईस्वी में इन 1845 एडी एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड टू आबू। एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड टू आबू। एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड टू आबू। एक लाइन और लिख लो, 1864 ईस्वी में इन 1864 एडी, 1864 ईस्वी में इन 1864 ईस्वी में 1864 एडी एजीजी के लिए आबू व अजमेर में 6 महीनों की व्यवस्था की गई। एजीजी के लिए अजमेर तथा आबू में 6 महीनों की व्यवस्था की गई। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर एजीजी इन अजमेर एंड आबू। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर एजीजी इन अजमेर एंड आबू। एजीजी के लिए अजमेर तथा आबू में 6 महीने की व्यवस्था की गई। एजीजी के लिए अजमेर व आबू में 6 महीने की व्यवस्था की गई। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर एजीजी इन अजमेर एंड आबू। पल्ले पड़ी बात, ये क्रांति नहीं शुरू की हमने, ये उनका सिस्टम है कि अंग्रेजों का अपने सिस्टम क्या था यहाँ पे। तो पल्ले पड़ी बात, ये सिस्टम क्या था। तो पहले तो रिलेशन बने कैसे कि जब उन्होंने हमारे साथ में क्या की, संधियां। तो संधियां पहले कब हुई, 3 में, बाद में संधियां कब हुई, 17-18 वाली। 17-18 वाली संधियां करवाने के लिए जो बंदा आया था उनका वो कौन था, चार्ल्स मेटकोफ। और 3 नीचे वाली रियासतों के साथ कौन करवा के गया था, जॉन मेलकम। फिर वो हर रियासत में क्या बनाने लगे, पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट अपनी सूचना किसको देता, रेजिडेंट फॉर राजपूताना। रेजिडेंट फॉर राजपूताना किसको दिया करता था, गवर्नर जनरल। रेजिडेंट फॉर राजपूताना कहाँ रहता था, दिल्ली। गवर्नर जनरल कहाँ रहता था, कलकत्ता। बाद में इस रेजिडेंट फॉर राजपूताना का नाम बदलकर किया गया एजेंट टू गवर्नर जनरल, और इसका मुख्यालय कहां बना दिया गया, अजमेर। ऐसा उन्होंने किया 1832। 45 में इसका ऑफिस भेज दिया गया आबू, और 64 में कह दिया गया 6 महीने अजमेर और 6 महीने। पहले बड़ी बात, अपने अब क्रांति शुरू करनी है, तो अब अपने क्रांति की बात करते हैं। तो पहले सबसे बड़ी बात, तो क्रांति हुई क्यों, क्या कारण थे। तो लिखो 1857 की क्रांति के कारण। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यहां से अपने पढ़ने लगते हैं इसको। की क्रांति के कारण, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। हिस्ट्री इस लिहाज से बहुत सिंपल सब्जेक्ट है कि हिस्ट्री में चीजों को आप तोड़ के पढ़ सकते हो। आप चीजों को थोड़ा सा यूं विश्लेषण करोगे तो चीजें सरल हो जाती है आपके लिए। कि अपने को कारण पढ़ने हैं, तो किस किस क्षेत्र में कारण हो सकते हैं, तो आप सबको कारणों को तोड़ सकते हो इनको। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, प्रशासनिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक धार्मिक हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, साहित्यक हो सकते हैं। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री जो भी होती है, किसी भी देश की मॉडर्न हिस्ट्री हो, वो भले राजस्थान की हो, वो भले आपके इंडिया की हो, वो भले आपके वर्ल्ड की हो, मॉडर्न आते ही 2 सवाल हमेशा बनेंगे, कारण और परिणाम। 2 सवाल कौन से बनेंगे, कोई ना कोई घटना होगी, उस घटना के कुछ ना कुछ क्या होंगे कारण, उस घटना के कुछ ना कुछ क्या होंगे परिणाम। एक बात और बताऊं, हमने अब तक जो भी हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें से सवाल नहीं आते। अब जो हम पढ़ेंगे यहां से सवाल आएंगे। अब तक हमने जो भी पढ़ा था वो काम नहीं आएगा, अब जो पढ़ रहे हैं ये काम आएगा। अब तक जो पढ़ा था वो बकवास था, अब जो पढ़ेंगे वो सही में हमारी हिस्ट्री है, जिसके अपने सवाल आते हैं। तो आप कहोगे सर आपने पढ़ाई क्यों,
क्यों फालतू में हमारा टाइम खराब किया? आप पढ़ाते नहीं, आप ये पढ़ा देते। मेरा खूब बार मन करता है कि मैं राजा महाराजाओं की हिस्ट्री ना पढ़ाऊं, मैं राजा महाराजाओं की हिस्ट्री छोड़ दूं। और मेरा जिस दिन बस चलेगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतने मेच्योर हो गए कि इस बात को समझते, उस दिन मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा इसको। अभी तक आप लोग ही मेच्योर नहीं हो। मैं जैसे प्री के बैच होते हैं, तो प्री के बैचों में क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी कोर्स करवाना पड़ता है कि 2 महीने में पूरा कोर्स करवाओ, और 2 महीने में ये आरएस का कोर्स किसी भी प्रकार से करवाया नहीं जा सकता। सच्चाई ये है कि इतनी बड़ी चीजें होती है, इतनी ज्यादा चीजें होती है कि आप 2 महीने में कैसे करवा सकते हो। लेकिन फिर भी आपने प्री का बैच बनाया, आपके पास में बच्चे हैं तो पढ़ाओ, पढ़ाओ तो उनको 2 महीने में कराओ। तो हमें लगता है सब्जेक्ट में क्या चीज खाई जा सकती है, तो मैं सबसे पहले राजा महाराजा खाता हूं कि किसी भी बैच के अंदर राजा महाराजा नहीं पढ़ाता। मैं फिर बच्चों को कहता हूं चलो आज हिस्ट्री शुरू करेंगे, और मैं पहले जाते टॉपिक की क्या शुरू कर देता हूं, 1857 की क्रांति। तो 57 की क्रांति पढ़ लो। 57 ये कल जो टॉपिक पढ़ा है आपको 10 टॉपिक, ये 10 टॉपिक पढ़ा है, फिर उसके बाद पढ़ा देता हूं कल्चर। तो ये हो गए, ये हो गए। मैं हमेशा उनको कहता हूं कि देखो हिस्ट्री के सवाल आएंगे 15-16, कल्चर और हिस्ट्री दोनों को मिला के 15-16 सवाल आएंगे। उनमें से ये जो पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया है, यहां से सवाल आएंगे 12-13। कितने सवाल आएंगे? 12 सवाल आएंगे। वो पोर्शन जो मैंने छोड़ दिया, वहां से सवाल आएंगे 2। कितने आएंगे? 2। तो 12 और 2 कितने हो गए? 14। 16 आए तो 2 ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आएंगे, 2 वो भगवान जाने कहां से पूछेंगे, कहीं से उठा के पूछ लेंगे, पर अपने को उनके जवाब नहीं आए। जो 16 आएंगे उनमें से 14 के जवाब अपने को आएंगे। 14 के 12 तो ये जो मैंने आपको पढ़ा दिए, 2 वो है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए। इतना ही टाइम है, तो आप ये मान के चलिए कि 16 आएंगे, उनमें से अपने 12 कर लेंगे, और 16 में से 12 तो अच्छा रेशियो है। वह पेपर जिस पेपर में 150 सवाल आते हो और उस बंदे का सिलेक्शन हो जाता हो जिस बंदे के 65 सवाल सही हो, जिस बंदे कितने सवाल सही हो, 65 सवाल पे यदि सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें तो ठीक ही बात है। मतलब आधे सवाल भी सही नहीं होते लोगों के। इसका मतलब यही हुआ ना कि 150 में से 65 पे यदि सिलेक्शन होता है, इसका मतलब 75 सवाल भी लोगों के सही नहीं। कि सबके यदि 75% सही होते तो मेरिट कितनी जाती? 75। यदि मेरिट 65 जा रही है, इसका मतलब लोगों के 75 सवाल तो सही। और ये तो मैंने जनरल बॉयज की मेरिट बताई। आप जैसे जैसे नीचे आओगे कम आएगी। कि भाई गर्ल्स की मेरिट है तो आप 2-3 नंबर और कम करो। अब वहां पे 60 सवाल भी सिलेक्शन हो रहा है कि 60 सवाल किसी गर्ल्स के हो गए तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब पेपर का स्टैंडर्ड होता है, और किसी भी बंदे से 75 सवाल भी नहीं होते। उसका कारण भी है कि जिस पेपर के अंदर 10-10 सब्जेक्ट पूछ लोगे, उसमें सारी चीजें किसी भी बच्चे को कभी नहीं आ सकती। कैसे आएगी यार? मैं कहता हूं आप 12 महीने नहीं, आप 7 साल पढ़ लो, उसके बाद भी आपसे 100 सवाल नहीं होंगे इसके। कोई कहे कि मैं सारे सवाल कर सकता हूं, 150 में से 100 सवाल हो गए, नहीं होते। वो बहुत भयंकर सवाल है। 100 सवाल का मतलब हो गया कि उसके नंबर आएंगे 130। कितने नंबर आएंगे जाके उसके? और इतने में तो देखे नहीं किसी की। मतलब किसी बच्चे के हम यदि 110 से भी ऊपर नंबर होते हैं, कोई बच्चा आकर 110, तो थुथकारा डाला जाता है, अरे थू थू यार 110 नंबर है, सच में तेरे 110 नंबर है? तो हाँ सर 110 है, 110 सवाल से। हाँ नहीं नहीं भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी है, मेंस की और तैयारी करो। बाकी तो मैं देखता हूं बच्चों के पेपर दे के आते हैं, सर 87 नंबर है, प्री हो जाएगा क्या? सर 92 नंबर है, प्री हो जाएगा क्या? मेरिट ऊपर तो नहीं चली जाएगी सर? इतना ही रहता है। इसका मतलब है सब्जेक्ट खूब सारे हैं, और सारे सब्जेक्ट किसी भी बच्चे से पढ़े नहीं जा सकते। कोई आप में से कोई हो, मैं एग्जाम दूं तो भी मेरे साथ ये रहेगा, सारी चीजें किसी भी एक आदमी को आ नहीं सकती। कि एक तो आर्ट्स वालों को तो खा के बैठ जाती है साइंस, मैथ्स, रीजनिंग। तो आर्ट्स वाला उनको छोड़ के जाता है, वो सोच के जाता है कि जो आएगा वो तो वैसे ही आ जाएगा मेरे को, और नहीं आएगा तो कितना ही पढ़ के जाऊंगा तो मेरे को तो नहीं आएगा, तो क्या करना है आपने इधर से। ये का ये साइंस वाला छोड़ जाता हिस्ट्री, बोलता है राजा उसकी लुगाई उसके टाबर है, टाबरों में गैप कौन याद करे। अपने रहने दो, अपने इससे अच्छा है साइंस पढ़ लेंगे, अपने तो मैथ्स पढ़ लेंगे, अपने तो रीजनिंग पढ़ लेंगे। हर बंदे का कुछ ना कुछ एक होम ग्राउंड होता है, वो होम ग्राउंड पे बैटिंग करता है और उस बैटिंग से उसके नंबर आते हैं। बस सीधा सा मतलब होता है इस पेपर के अंदर। तो मैं बच्चों को उनको हमेशा कहता हूं कि यार मैं तुम्हें राजा महाराजा नहीं पढ़ाऊंगा। अब कई बार क्या होता है कि अब प्री का पेपर यदि ऑन टाइम हो गया, ऑन टाइम हो गया, तब तो मैंने जितना पढ़ाया उतना बच्चे पढ़ के गए और करके आ गए। कई बार क्या होता है कि अपने कोर्स कराया, इतने में सरकार ने कहा कि प्री का पेपर 3 महीने आगे। अब कोई ना कोई स्टूडेंट आता है कि सर हिस्ट्री तो पढ़ा दो। पढ़ा दी थी मैंने हिस्ट्री, सर वो तो छोड़ ही दी थी। वो कौन सी? सर वो ओरिजिनल तो वही है ना सर, हिस्ट्री तो उसको ही कहते हैं ना। मैं फिर उसको कहता हूं क्या करोगे, महीने 1.5 महीने में खा जाऊंगा उसके अंदर, सवाल उसके कभी नहीं आएंगे, किसी एग्जाम के अंदर ही नहीं आएंगे, क्यों पढ़नी है तुम्हें?
पर पढ़नी है। इस बार जब प्री वाला हुआ तो जो लेट, जैसे आप वाला बेस तो मान लो थोड़ा अब भी बन गया, अब मान लो आप वाला बेस तो बना हुआ है, बने हुए 2 महीने हो गए, और अब यदि प्री की वैकेंसी, सरकार की प्री की वैकेंसी आ भी जाती है तो जब तक प्री का एग्जाम होगा तब तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। प्री प्री की चीजें तो अपने हो ही जाएगी, सीधी सीधी सी बात है। कभी एग्जाम ले ले तो भी अपने प्री करवाने की स्थिति में। अब बैच तो हर महीने बनते हैं, बैच तो अप्रैल में भी बनेगा, मई में भी बनेगा, जून में भी बनेगा। अब मान लो कोई बैच बना जून में, वैकेंसी आ गई जुलाई, तो उस बैच का तो कंप्लीट नहीं होगा ना। तो उस बैच का तो अपने बाद में तो यूं करते हैं उस टाइम तो कि जो बच्चे प्री दे रहे हैं वो अलग आओ, जो बच्चे प्री नहीं दे रहे हैं वो अलग हो। जो प्री दे रहे हैं तुम बैठो 10-10 घंटे, फटाफट तुम्हारा कोर्स करवाते हैं, और जो बच्चे प्री नहीं दे रहे वो आराम से बैठ के आराम से पढ़ लो। तो इस बार यूं बैचों को अलग अलग किया, अलग अलग किया। तो जो बच्चे प्री दे रहे थे उन बच्चों को मैंने बाद में ये नहीं पढ़ाई राजा महाराजा वाली चीजें, जो किसी बैच में, एक बैच में शायद मैं यूं पढ़ा रहा था, बीच में मेवाड़ पढ़ा रहा था, मैंने वहीं रोका, और अब नहीं पढ़ेंगे इस राजा महाराजा वाली को, और 57 की क्रांति से पढ़ेंगे, वहां से पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जिन बच्चों ने प्री दिया उन बच्चों में से कई प्री फेल हो गए, सारे प्री पास तो नहीं होंगे, कुछ बच्चे प्री में भी रह जाएंगे। अब जो प्री में रह गए उन्होंने कहा अब हमारा कोर्स कराओ। अब प्री के बाद फिर 2 बैच, एक वे बच्चे जो प्री में पास हो गए, एक वे बच्चे जो प्री में फेल हो गए। तो जो बच्चे प्री में पास हो गए वो मेंस वाले में बैठो, तुमको फिर हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे क्योंकि 3 महीने बाद वापस एग्जाम है। और जो बच्चे प्री के अंदर फेल हो गए वो वापस दूसरा बैच बनाते, तुम्हें और धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अब मेंस हो जाता है, मेंस देने के बाद में फिर कई बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि सर हम मेंस में भी फेल होंगे इस बार, और हमारा उधर जल्दी जल्दी हो गया, ये हमारा करवाया जाए। तो इतना यूं रोलिया रप्पा रहता जिसकी हद नहीं है कोई। तो वह नवीन जी को मैं शाम को, डेली शाम को घंटे भर बैठ के मैनेजमेंट वाला काम देखते हैं, भाई किस बेच में क्या क्लास लगानी, क्या नहीं लगानी, कौन सा सब्जेक्ट खत्म हो गया, किस टीचर को भेजना, किसको नहीं भेजना, कहाँ टेस्ट हो रहे हैं, कहाँ टेस्ट नहीं हो रहे, सारा देखते हो। तो वो नवीन जी मुझे डेली कहते हैं कि सर वो जो जिन बच्चों ने प्री दिया था और फेल हो गए, या जिन्होंने प्री नहीं दिया था उनकी डिमांड है कि राजस्थान हिस्ट्री तो हमारी हुई नहीं। दिमाग खराब है, मैंने सारे बेचों में करा दी, प्री के एक बेच में जाकर राजस्थान हिस्ट्री कराई, क्या नहीं करवाई? तो सब बेचों में पर्चियों में लिखा हुआ राजा महाराजा नहीं पढ़ाए, राजा महाराजा ने सब बच्चों में पढ़ाने उनमें जाके, क्योंकि मुझे पता है मैं जब तक नहीं पढ़ाऊंगा उनको लगेगा हमारी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई। ये है एक दिमाग की चीज है, जब तक ये दिमाग में रहेगी तब तक राजा महाराजा पढ़ाने पड़ेंगे। हालांकि ये भी नहीं कि वो पढ़ाने का कोई तुक नहीं है, वो पढ़ाने का एक फायदा है कि जब मैं आपको कल्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें कम टाइम लगेगा, मैं कल्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें टाइम कम। मेरा कई बैचों में से शुरू किया हुआ कि हिस्ट्री पढ़ाई भी नहीं, मैंने कल्चर से बैच शुरू कर दिया। कल्चर पढ़ेंगे भाई, सब्जेक्ट ही तो है, एक सब्जेक्ट है राजस्थान का इतिहास, एक सब्जेक्ट है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। आप पहले दिन आए, पहले दिन आते मैंने कहा मैं आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ाऊंगा, मैं इसकी जगह बोल जाता राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ाऊंगा, तो आपका रजिस्टर वो होता। इतनी तो बात। पर होता क्या है कि जब मैं कल्चर पढ़ाता हूं तो कल्चर में क्या पढ़ाएगा, कल्चर में पढ़े राजस्थान के किले, राजस्थान के किले। अब मैं उनको किला पढ़ा रहा हूं, तो मैं किला पढ़ाता हूं तो मैं लिखाता हूं, लिखो भाई कुंभलगढ़ का किला कुंभा ने बनवाया था। अब वो पूछता कुंभा कौन है ना, मैं पूछता हूं कुंभलगढ़ के किले में पन्ना धाई ने उदय सिंह के साथ शरण ली थी, वो कहता क्यों ली, यहीं क्यों आई वो। अब मैं चुपचाप बैठ के वहां सिर टिका के भी बैठ जाऊंगा और मैं कहूंगा कि भाई कुंभलगढ़ कुंभा ने बनवाया था, आप मेरे से कुछ ही नहीं पूछोगे, आप चुपचाप लिखोगे, गर्दन ऊपर नहीं करने दूंगा मैं आपको, है ना। मैं चित्रकला पढ़ा रहा हूं और चित्रकला मैं चुपचाप बैठा हूं और मैंने बोला वहां पर कि मेवाड़ की चित्रकला चावंड से प्रारंभ हुई थी, कोई सवाल नहीं पूछते आप मेरे से, आप चुपचाप लिखते हो। मैं आगे लिखूंगा, मैं आगे बोलूंगा कि महाराणा प्रताप के समय यह चित्रकला प्रारंभ हुई जिसका मुख्य चित्रकार नसीरुद्दीन था। आप मुस्कुराते रहते हो, आता है ये तो, ये सब आ रहा है अपने को, है ना। मैं मान लो ये तो फैक्ट लिखवाया, मैं एक फैक्ट और लिखवाता हूं कि महाराजा विनय सिंह का शासनकाल अलवर की चित्रकला का स्वर्ण काल था। तो कम से कम ये तो नहीं बताना पड़ रहा विनय सिंह कौन है। तो कल्चर में ये चीज फायदा देती है, यदि हिस्ट्री नहीं पढ़ाई हुई होती है तो जितना टाइम हिस्ट्री में लगता है उतना उतना किसमें लगता है, कल्चर में। और जब हिस्ट्री पढ़ाई भी होती है तो कल्चर में ठीक आधा टाइम आ जाता है, कि जिस कल्चर में 1.5 महीने लगने चाहिए थे वो कल्चर बाद में आपके सिमट के 20-25 दिन की आ जाती है, 20-25 दिन में हो जाता है। तो ये इसका एक फायदा होता है। बाकी आजकल पॉलिटिकल हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए, राजा महाराजाओं के सवाल नहीं है। हकीकत आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू सीधा सा यह कहता है जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आप उस तरीके से पढ़ाई कर लो। यदि हम रटे रटाए तरीकों से, परंपरागत तरीकों से पढ़ते रहे, ये किसी टाइम में परंपरागत तरीके थे कि हिस्ट्री का मतलब ही राजा महाराजा होते। आप आज के 15 साल पहले के पेपर उठा के देखो, उसमें राजा महाराजाओं के क्वेश्चन मिलेंगे सारे। यह युद्ध कब हुआ था, इस युद्ध में सेनापति कौन था, इस युद्ध में कौन सा सेनापति मारा गया था, फलाने राजा के कितने बेटे थे, ये भी सवाल है। मुझे याद है
2010 के हमारे प्री में क्वेश्चन था अशोक का शासनकाल बताइए। सम्राट अशोक हुए थे, सम्राट शासनकाल बताइए 273 बीसी से 232 बीसी। अब किसी बच्चे को याद, मेंशन लिखवाता हूं आपको, ये यदि याद है तो आप कर सकते हो, याद नहीं है तो याद नहीं, जबकि मैंने आपको पहले दिन से कहा कि ये याद नहीं करने, अब नहीं पूछे जा रहे। पिछले 10 साल से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा कि जिसमें किसी राजा का क्या पूछ लिया हो शासनकाल। एक तरीका तो यह कहता है कि मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाता रहूं जिस तरीके से पहले हुआ करता था। आप पुराने कोई रजिस्टर देखोगे, उनमें युद्धों की भरमार होगी। मैंने आपको लिमिटेड से कोई युद्ध लिखवाए, युद्ध भी लिखवाए तो मैंने आपको कहा कि इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, पर फिर भी बच्चे ध्यान देते हैं। बच्चों के आज दिन तक मेरे से जो सवाल होते हैं उसी प्रकार के सवाल होंगे। सर भूताला के युद्ध आपने 1227 लिखवाया था ना? हाँ। पहले वाला रजिस्टर में आपका 1234 लिखवाया हुआ है। हाँ तो सर 27 सही है, 34 सही है, वो 27 है, तो 2 साल पहले 34 कैसे सही था? तब मुझे 34 लग रहा था, तब मुझे 34 सही लगता था, आजकल मुझे क्या सही लगता है? क्यों लोड लिया इस बात का इतना कि 27 सही है या 34? अभी तक भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस राजाओं वाली स्ट्रीम में रहता है। सर आपने कहा था ना मेवाड़ का उद्धारक हमीर है, हाँ, फिर सर आपने ये क्यों कहा भामाशाह है? मत दोनों है। सर दोनों कैसे हो सकते हैं? एक ही होगा ना, मगनी दोनों है। सर एग्जाम में पूछ लिया तो मैं दोनों में से एक आएगा, दोनों पूछ लिए तो राजाओं वाले में इसके तो खत्म होने के नाम है, जबकि सवाल सबसे अधिक आते हैं यहां से, बच्चा इसको सबसे कम पढ़ता है। इसलिए पहले जो भी पढ़ाया था वो सब बेकार, अब से जो पढ़ रहे हैं ये सबसे अच्छा। अब मैं जब कल्चर पढ़ूंगा तब मैं कहूंगा ये भी बेकार है, सबसे अच्छी क्या है? पर ये अच्छा, यहाँ के सवाल खूब सारे आते हैं। आप इस बार का पेपर भी उठा के देखेंगे, यहाँ से सवाल है। आप पुराने पेपर भी उठा के देखेंगे तो यहाँ से सवाल बनते हैं। ये बात समझ में? मेंस में भी सवाल यहीं से बनेंगे, प्री में भी ज्यादातर सवाल यहीं से बने। और ये ट्रेंड है, अपने आप में कोई भी सब्जेक्ट अपने को रिवाइव करता रहता है। मैं कहता हूं आज के 2-4 साल पहले तक पूरे राजस्थान का मतलब राजस्थान के आरएस के पेपर में सवाल आते हैं 60। कितने सवाल आते हैं? 150 में से 60 सवाल केवल राजस्थान के आते हैं। केवल राजस्थान का मतलब राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान का करंट, 6 चीजें मिला कितने सवाल है? 60। 10 10 10 10 भी पूछे तो अगले कितने आ गए? 60। आप 2000 से पहले के पेपर उठा के देखिए, इन 60 सवालों में से 35 सवाल राजाओं के हैं, 35 सवाल हिस्ट्री के, मतलब हिस्ट्री कल्चर के आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी के सवाल कम है, जिसमें पॉलिटी का तो मिलेगा ही नहीं, और ज्योग्राफी के सवाल 15 के सवाल ज्योग्राफी मिल जाएंगे, 5-7 करंट के मिल जाएंगे, 1-2 पॉलिटी का मिल जाएगा, 1-2 इकोनॉमी का मिल जाएगा। आजकल ठीक उल्टा है, आजकल हिस्ट्री तो आ गई 15 पे, 15-16 पे, पॉलिटी चलेगी 20 पे। राजस्थान की पॉलिटी के 20 सवाल पूछेगा, वो 15-16 सवाल राजस्थान की ज्योग्राफी के पूछेगा, 15 सवाल राजस्थान की इकोनॉमी के पूछेगा। अब एक तरीका यह भी बनता है कि जो 20 साल पहले पूछते थे वही आपको पढ़ा दे, और आपको हम राजस्थान की पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ाए नहीं, पर अब जब पॉलिटी इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ाई क्या जाए पॉलिटी इकोनॉमी। तो इस बार बाकायदा विकास सर के राजस्थान इकोनॉमी की वीडियो पूरी यूट्यूब पे ही डाले गए। और मैं हमेशा कहता हूं इस बार आरएस की मेरिट 5 नंबर ऊपर गई। आरएस की मेरिट जानी थी 80, लेकिन मेरिट गई 85। उसका एकमात्र कारण विकास सर है कि विकास सर ने वो इकोनॉमिक सर्वे इतना पढ़ा दिया कि राजस्थान के हर बंदे के 5-5 नंबर बढ़ गए। इसलिए मैं हमेशा उनको हंसता रहता हूं विकास जी को कि यार आरएस वाली मेरिट बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। और आज भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने आता है, ऐसा स्टूडेंट जिसने प्री दिया था और अपना स्टूडेंट नहीं था, वो ऑफिस में आता है विकास जी को कहता है सर मैंने आपके वीडियो देखे थे। क्योंकि सब लोग राजस्थान में जो सीरियस कैंडिडेट थे वो विकास जी वाले इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो देख के गए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान में कोई पढ़ाता ही नहीं। लोग जानते ही नहीं कि राजस्थान की इकोनॉमी नाम की भी कोई चीज होती है। लोग कहते हैं स्प्रिंग बोर्ड के सिलेक्शन क्यों जाते हैं, इसलिए हम इस पेपर का ट्रेंड जानते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस बार आप शाम को कभी खड़े रहा करें वहां पर, और जो इस बार मेंस दे के बच्चे हैं उनकी बातें सुना कीजिए। कोई टीचर के पास खड़े रहे हो, सारे बच्चों का एक सवाल, जो बच्चे मेंस दे के इस बार आ रहे हैं वो सब है, पूछो किसी से जो बच्चा मिला पेपर कैसे हुआ? सर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कैसे? अच्छा वास्तव में अच्छा हुआ? अरे सर होना ही था, सारे पेपर नोट्स में से थे, सारे पेपर टेस्ट सीरीज में से थे। सारे पेपर किस में से थे? पबेड के पेपर की तो हालत यह है कि अपना कोई एक पेपर है वो पूरा छाप रखा है आरपीएससी में। एक इधर अपने हुआ था एथिक्स का, पबेड का पेपर वो छाप रखा है, मतलब उस पेपर को मिलाया जाए तो यूं लगता है कि अपने पास पेपर आउट था, उसको कोई मिला लेना तो पेपर। और दिग्विजय सर ने क्लास के अंदर पढ़ाते टाइम कहा होगा ना कि ये इंपॉर्टेंट है लिखो, स्टार लगाओ, वो सवाल पूछा है, दूसरे पूछे हुए और नहीं, कि बाकायदा यूं लगता हो रहा है कि यार ये सवाल पूछे जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपने को पेपर का पता चलता है, इसका मतलब है अपने को पेपर के ट्रेंड का पता चलता है।
कि पेपर का ट्रेंड कैसा है। और मैं कहता हूं ये आपको भी पता चलेगा। आप 6-7 महीने ढंग से पढ़ लो, उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट पढ़ लिया उसको जब दोबारा पढ़ने बैठोगे आपको पता चलेगा कि कहां से सवाल आ सकता है और कहां से सवाल नहीं आ सकता। आपको पता चलेगा कि यह सवाल कभी नहीं आएगा कि रायमल ने उद्दा को कौन से युद्धों में रहा था। ये जावर दाड़ीमपुर केवल लिखने के हैं, क्योंकि यदि वो नहीं पढ़ाया जाए तो अपने ये समझ में नहीं आता कि कुंभा को मारा उद्दा ने था तो राजा रायमल कैसे बन गया। अब उस लाइन को पढ़ने से समझ में आता है कि अच्छा रायमल ने उद्दा को हरा दिया, इसका मतलब रायमल राजा बन गया। बस उस दिमाग के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो एक लाइन लिखाई, उस लाइन का सवाल कभी भी बनता, ये धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा। आप पुराने पेपर का ट्रेंड देखोगे आपको पुराने पेपर का पता चल जाएगा। पहले बड़ी बात, इस बार मेंस में हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन है वो सारे यहां से है, मॉडर्न से, उससे पिछली बार के कुछ ही नहीं। और ऐसा सब एग्जाम के अंदर है। इस बार प्री वाला जब पेपर हुआ था तो प्री वाले पेपर से पहले और दिलीप सर ने हमें कहा कि यार सब बच्चों की मैराथन क्लास ले लो। एक एक मैराथन क्लास का मतलब था कि एक दिन में पॉलिटी पढ़ा दो, एक दिन के अंदर इकोनॉमी पढ़ा दो, एक दिन में इनको राजस्थान इंपॉर्टेंट जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे। भाई मास्टर को इतना तो पता चलता है इंपॉर्टेंट, और ये नहीं पता चलता तो मास्टर का आएगा भूंगले बाद में, तो पता ही नहीं चल रहा तेरे को क्या सही है इसमें क्या नहीं है। तो ये यार बड़े बड़े से सब्जेक्ट एक बार करा दो, जो बहुत बड़े सब्जेक्ट है उनको तो हाथ मत लगाओ, जो सब्जेक्ट आपको लगता है एक एक दिन में करा सकता हूं उनको करा दो। तो मेरी लगाई, सबकी क्लास लगाई, पॉलिटी की लगाई, इकोनॉमी लगाई, तो मेरी लगाई। तो मैंने उनको आते ही वापस कहा कि भाई तुम्हारा क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं पढ़ा उसको भूलिए, अभी केवल इतना याद रखिए कि अपने एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं अपने इस मॉडर्न इंडिया के, मॉडर्न राजस्थान के आ सकते हैं और कल्चर के आ सकते हैं। तो 57 की क्रांति से लेके एकीकरण तक और कल्चर के जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक 5-6 घंटे की क्लास है, 5-6-7-8 घंटे, 5-6 घंटे की क्लास है। 6 घंटे के लिए मैं पीपीटी बना के लाया था। ज्यादातर बच्चों की चीजें याद थी, रिवीजन ही तो करवाना है, पढ़ाना तो क्या, पढ़े हुए हैं बच्चे, एक दिन में क्या पढ़ाया जा सकता है, रिवीजन करना था। मैं बोल के रिवीजन करा दिया। आरएस वाले में तो जो क्वेश्चन आए थे उतने आगे, आरएस में तो बच्चे ही थोड़े होते हैं, जितने आने थे उसमें से भी क्वेश्चन आ गए, बाहर से भी आगे, बच्चों ने कर कुरा लिया। उसके थोड़े दिन बाद में एग्जाम हुआ कोई ग्राम सेवक का। ये जो छोटे छोटे चैनल बने हुए जो अपने कहानियों वाली वीडियो डालते रहते हैं, इन्होंने वो कोई एक वीडियो, वो पूरा 6 घंटे का वीडियो डाला और ऊपर लिखा राजवीर सर ने पढ़ाया ग्राम सेवक परीक्षा के बारे में, एक ही दिन में कीजिए ग्राम सेवक का कोर्स। और किसी बच्चे ने वो कोर्स उधर डाल दिया। उस ग्राम सेवक में शायद 3 पेपर आए थे, है ना, को 3-3 सेट में हुआ, शायद 3 या 2 सेट में, कितना मुझे पता नहीं। उसके सारे क्वेश्चन उस एक क्लास में से। अब यदि कोई पकड़ना चाहे तो मुझे पकड़ के ले जाए बोले कि तुम्हें इस 3 पेपर के सारे क्वेश्चन कैसे पता है। अब मुझे क्या पता यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। जब पूरी दुनिया को इंपॉर्टेंट ये लगते हैं, मुझे लगेंगे, वो एग्जामिनर को लगेंगे, एग्जामिनर को लगेंगे तो वो एग्जाम के अंदर पूछ लेगा। अब कोई बच्चा मेरे को कई बार कहता है अरे सर आपको सब पता चलता है, पहले सारे क्वेश्चन पता चल गए। अरे नहीं चलता, ये तेरे को भी चलता है। तेरे को नहीं चल रहा है क्योंकि तू तेरे सब्जेक्ट की तरफ ढंग से ध्यान नहीं देता है। आप थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट के अप्रोच को देखोगे, आपको पता चलेगा कि कहां से सवाल बन सकते हैं और कहां से सवाल, और ऐसा हर स्टूडेंट को पता चलना चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा है अप्रोच का, इसका मतलब धूल में लठ मार रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली उसको जो पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं कर पा। वो पिन पकड़नी बेहद जरूरी है। तो हिस्ट्री के अंदर यह भी आप पकड़ना सीखिए कि मॉडर्न राजस्थान में या मॉडर्न इंडिया में या वर्ल्ड हिस्ट्री में जब भी आप पढ़ोगे और मेंस का कोई भी सवाल बनेगा तो 2 ही बन सकते हैं, या तो उसका कारण या उसका परिणाम, या तो कारण या तीसरा सवाल बनता है घटनाएं। क्या बनता है? घटनाएं। तो घटनाएं हो सकती है, घटना के अलावा कोई चीज बनेगी तो या क्या होती है कारण और या क्या होती है परिणाम। मैंने कई बार आपको बताया कारण का सिंपल सा मतलब है उस घटना से पहले होने वाली सारी घटनाएं कारण है, उस घटना के बाद में होने वाली सारी घटनाएं क्या है, परिणाम। हिस्ट्री इस मामले में और साधारण सब्जेक्ट हो जाता है कि आप उसको तोड़ सकते हो, उसको भागों में छोटा 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 करके पढ़ सकते हो। अब हिस्ट्री के कारण पढ़ने आप पढ़ लो, राजनीतिक क्या थे, प्रशासनिक क्या थे, आर्थिक क्या थे, सामाजिक क्या थे, सैनिक क्या थे, साहित्य क्या थे, और तात्काल। और किसी भी सब्जेक्ट में इस प्रकार की सहूलियत नहीं मिलती है ना। ज्योग्राफी में जवार भाटा याद करना, तो जैसे जवार भाटा है वैसे वैसे करना पड़ेगा। चट्टानों के जो प्रकार है, जो ज्योग्राफी वाले लिख रखे हैं वो करने पड़ेंगे। आप अपनी तरफ से कुछ भी उसके अंदर करे, अपने अपनी तरफ से है, अपना ही तोड़ा हुआ है। राजनीतिक कर लो और प्रशासनिक कर लो और सामाजिक कर लो, यार एक साथ 20 कारण याद नहीं रखे जाएंगे, 3-3 याद कर लेंगे तो 3-3 याद हो सकते हैं। तो पहले लिखो राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज। तो इसलिए कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है हमेशा खुद दिमाग लगाना कि इसको मैं छोटा कैसे कर सकता हूं। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज।
कैसे कारण है? अच्छा, नाम से तो वापस देखिए आप, राजनीतिक मतलब राजा से संबंधित। किससे संबंधित? इसका मतलब राजा के और अंग्रेजों के रिश्तों में कहीं ना कहीं अड़चन। भाई क्रांति या विद्रोह या आंदोलन कब होगा? जब सब राजी खुशी होगा या कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी? कहीं ना कहीं गड़बड़ तभी होगा। आपके और मेरे बीच में तनातनी, इसका मतलब आपके और मेरे बीच में किसी ना किसी मुद्दे को लेकर क्लेश। यदि अपने दोनों एक दूसरे से राजी है तो क्यों लड़ेंगे किसी बात के लिए? तो अंग्रेज और राजा यदि सब मुद्दों के अंदर एक समान है तब तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं मुद्दों के बीच में तनातनी है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, इस वजह से उनके बीच में लड़ाई है। इसका मतलब, और लड़ाई है किसके खिलाफ? अंग्रेजों के। इसका मतलब जो भी गड़बड़ हो रही है किसकी तरफ से हो रही है? अंग्रेजों की। तो अंग्रेज किसी राज्य में क्या गड़बड़ कर सकते हैं? तो पहली गड़बड़ तो यह थी कि अंग्रेजों ने कहा था कि हम आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, अब अंग्रेज आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। आप जब यदि पढ़ते हो कि तिजारा दंगों के बाद जयसिंह को हटा दिया गया, क्या यह आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप नहीं? आप पढ़ते हो कि 1845 में डूंगरपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड को हटा दिया गया, तो ये क्या आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप? आप कौन होते हो बताने वाले कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा? ये तो राजा का अधिकार है। राजा के बाद उसका बेटा बने, पड़पोता बने, पोता बने, ये वो तय करेगा। लेकिन अब तय कौन करने लग गए हैं? अंग्रेज। तो एक तो अंग्रेज आंतरिक मामलों में क्या करने लग गए? सुनना, पहले एक साथ लिख लेंगे बाद, कि आंतरिक मामलों में इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है। और इंटरफेयर बढ़ेगा, सीधा सिस्टम है। देखो, थाने में थानेदार एक होना चाहिए, थाने में थानेदार एक से ज्यादा होंगे तो वहां पे लफड़ा होगा। तो पहले राज्य में राजा एक था, लेकिन अब राज्य में दो पावर है, एक तो राजा और एक रेजिडेंट। एक पावर कौन सी है? वो छाती में बैठा है, आपके राजधानी में बैठा है, तो वो इंटरफेयर करता है। किसको मंत्री बनाओ, किसको नहीं बनाओ, कितने टैक्स लगाओ, कितने नहीं लगाओ, वो वहां से डिक्टेट करता है। डिक्टेट करेगा तो मामला गड़बड़ाएगा आपका। फिर दूसरा, पहले राजा के बाद राजा कौन बनेगा यह तय राजा ही करता था, या तय करते सामंत? कौन तय करते? लेकिन अब यह तय अंग्रेज करते थे। कोई राजा मर गया तो कौन से बेटे को राजा बनाया जाएगा? वो बेटा राजा बनेगा जिसका फेवर रेजिडेंट लेगा। एक राजा के तीन बेटे हैं, तीनों राजा बनना चाहते हैं। अब इनमें से राजा कौन बनेगा जिसका फेवर कौन लेंगे? रेजिडेंट। क्योंकि सुरक्षा के अधिकारी सारे किसके पास में? अंग्रेजों के। ये तीनों आपस में लड़ेंगे तो जिसकी तरफ से अंग्रेज लड़ेंगे वो क्या बन जाएगा? राजा। तो वो उत्तराधिकार के मामलों में क्या करने लग गए थे? इंटरफेयर करने लगे। ये भी अपने आप में गंभीर मामला होता जा रहा था। फिर दूसरा, अंग्रेजों ने कई तो रियासतें तोड़ दी। रियासतें तोड़ के नई रियासतें बना के, कोटा को तोड़ के झालावाड़ बना दी। कोटा को तोड़ के, ये तो और ही आंतरिक मामला है। आपने रियासत पूरी तरीके से खत्म ही कर दी। और यहां पर अंग्रेजों ने केवल झालावाड़ नहीं बनाई, अंग्रेजों ने अपने राजस्थान में तीन रियासतें नहीं बना दी थी, धौलपुर, टोंक, झालावाड़। कौन कौन सी तीन रियासतें बनाई? धौलपुर, टोंक और, धौलपुर बनाई गई 1806, टोंक बना दिया गया आपके 1817, और झालावाड़ आपने पढ़ा था 1838। पढ़ा था झालावाड़? और आपने पढ़ा था कि झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी। झालावाड़ के बाद राजस्थान में कोई भी रियासत है तो अंग्रेजों ने क्या बनानी शुरू कर दी? नई रियासत। अच्छा, अंग्रेजों ने राजाओं को यह कहा कि आज के बाद में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अंग्रेजों। अब अंग्रेज यदि सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे तो अंग्रेजों को सेना बनानी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने राजस्थान के अंदर सेनाएं बनाई। क्या बनाई? अब इन सेनाओं का खर्चा कौन देगा? तो राजा। सेनाओं का खर्चा कौन देगा? ठीक बात है भाई, यदि मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो मुझे उनका खर्चा भी देना पड़ेगा। पर अब दिक्कत ये थी कि अंग्रेजों ने राजा को कहा कि हम तेरे को सुरक्षा देंगे, हम तेरे को सेना देंगे, और तू इसके बदले में हमें 1,00,000 रुपए दे दे। कितने दे दे? एक। अब राजा ने 1,00,000 रुपए दिए और अंग्रेजों ने उसको क्या दे दी? सेना। अब राजा सेना के रूप में डिपेंड किस पे हो गया? अंग्रेजों पे। अब अंग्रेजों ने थोड़े दिन बाद कहा भाई लाख में तो पार नहीं पड़ेगी, 1.5। तो राजा कितने देगा उनको? 1.5। अब उन्होंने थोड़े दिन में कहा 1.5 में तो क्या होता है, महंगाई नाम की भी कोई चीज है, 2। हमारे तो हथियार नहीं मंगा लिए, 2.5। अब राजा घर से तो देने से रहा, राजा कहां से लगा ये पैसे? जनता से। और जनता पे जब टैक्स बढ़ेंगे तो जनता राजी रहेगी कि आंदोलन करेगी? आंदोलन ही करेगी। तो अंग्रेज आंतरिक मामलों में, उत्तराधिकार के मामलों में भी हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने क्या बनानी शुरू कर दी? नई रियासत। क्या बनानी शुरू कर दी? और इन सेनाओं का खर्चा किस पे डाल दिया गया? राजा। और राजा वाला खर्चा किस पे पड़ रहा है? जनता पड़ रहा है। इन सब मामलों से गड़बड़ा गया सिस्टम और यहां पर लोगों ने क्या कर दी? क्रांति। तो राजनीतिक कारण कितने हैं? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप, नई रियासतें, नई सेना। क्या क्या चार बोलो देखे? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप, नई रियासतें, नई सेना। मैं सेनाएं बता दूंगा कौन कौन सी, लिखो अभी। इसी में ABC लगा के लिखना, ABCD लगा के लिखो। राजनीतिक में ना 1 नंबर हो गया, राजनीतिक A लगा के लिखो। रेजिडेंट रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। रेजिडेंट रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। रेजिडेंट इंटरफेयर्ड इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट।
रेजिडेंट रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। रेजिडेंट इंटरफेयर्ड इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट, रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। रेजिडेंट इंटरफेयर्ड इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट। बी लिखो। अंग्रेज रियासत के आंतरिक उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप करते थे। अंग्रेज रियासत के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप करते थे। ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड इन सक्सेशन अफेयर्स ऑफ स्टेट या सक्सेशन मैटर्स ऑफ स्टेट, रियासत के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप करते थे। रियासत के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप करते थे। इंटरफेयर्ड इन सक्सेशन अफेयर्स ऑफ स्टेट। अगला लिख लो। अंग्रेजों ने रियासत, सी नंबर है ना, अंग्रेजों ने रियासतों का विभाजन कर नई रियासतें बना दी। ब्रिटिशर्स डिवाइडेड स्टेट एंड एस्टैब्लिश्ड न्यू स्टेट्स। अंग्रेजों ने रियासतों का विभाजन कर नई रियासतें बना दी। ब्रिटिशर्स डिवाइडेड स्टेट्स एंड एस्टैब्लिश्ड न्यू स्टेट्स। रियासतों का विभाजन कर नई रियासतें बना दी। रियासतों का विभाजन कर नई रियासतें बना, जैसे 3 लिख लो। धौलपुर, टोंक, झालावाड़ याद रहेगी। जैसे धौलपुर, टोंक, झालावाड़। धौलपुर रियासत कब बनाई गई? 1806। टोंक कब बनाई गई? 1817। और झालावाड़ कब बनाई गई? 1838। तो याद रखना इनका भी है ना, 6, 17, 38। कब कब बनाई गई बताओ देखे। 6, 17, 38। 1806, 1817 और 1838। 6 में कौन सी बनी? धौलपुर। 17 में कौन सी बनी? और 38 में कौन सी बनी? डी नंबर लिख लो। राज्यों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, राज्यों की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, अंग्रेजों ने नई सेनाएं बनाई। ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड न्यू फोर्सेज या न्यू मिलिट्रीज। न्यू फोर्सेज लिख लो। अंग्रेजों ने नई सेनाएं बनाई। ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड न्यू फोर्सेज। तथा इनका खर्च रियासतों पर डाल दिया गया या राजाओं पर डाल दिया गया। तथा इनका खर्च रियासतों पर डाल दिया गया। दियर एक्सपेंडिचर्स वर इम्पोज्ड ऑन स्टेट्स। तथा इनका खर्च रियासतों पर डाल दिया गया। एंड दियर एक्सपेंडिचर्स वर इम्पोज्ड ऑन स्टेट्स। इनका खर्च रियासतों पर डाल दिया गया। जैसे मैं अब लिख रहा हूं कौन कौन सी ये सेनाएं बनाई थी ना। 1822 में 2 सेना बनाई गई। एक सेना का नाम था कोटा कंटिंजेंट। कौन सी सेना? कोटा। और इनका हेडक्वार्टर बनाया गया देवली। हेडक्वार्टर कहां पे था? देवली। कहां पड़ता? टोंक। टोंक में देवली नाम की जगह है। यहां पर एक छावनी बना के एक सेना कौन सी बना दी गई? कोटा कंटिंजेंट। इसी साल एक सेना और बनाई गई, मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन बनाई गई? मेरवाड़ा बटालियन। और इसका मुख्यालय बना दिया गया ब्यावर। ब्यावर कहां पड़ता है आपका? अजमेर। 1835 में फिर 2 बटालियन बनाएगी। एक बनाएगी जोधपुर लीजियन और इसका मुख्यालय बनाया गया आपके एरिनपुरा। कहां पर बनाया गया? पाली के अंदर एक जगह पड़ती है। एक बटालियन बनाएगी शेखावाटी ब्रिगेड। अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग बना ली इन्होंने। और शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय बनाया गया झुंझुनू। कहां पर बना दिया गया? 1841 में एक बटालियन बनाएगी मेवाड़ भीलकोर। और मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय बना दिया गया खेरवाड़ा। मेवाड़ भील कोप्स खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहां पर पड़ता है आपका? उदयपुर। मेवाड़ भील कोप्स। याद रखना है थोड़ा। मुझे याद है आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन था शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां बनाया गया था। तो कहां बनाया गया था? ऐसे ही पूछ लेगी जोधपुर लीजियन का मुख्यालय कहां पर था? तो कहां पर था? एरिनपुर। मेरवाड़ा बटालियन का ऑफिस कहां पर बनाया गया?
ब्यावर, मेवाड़ भीलकोप्स कहां पर रखी गई? खेरवाड़ा। सारी उतार लो। कोटा कंटिजेंट की छावनी कौन सी थी? देवली। देवली कहां पड़ता है? टोंक। जोधपुर लीजियन कहां पर रखी गई? एरिनपुरा। उतार लिया। तो राजनीतिक में चार बातें: आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, उत्तराधिकार के मामलों में इंटरफेयर, नई सेनाएं, नई रियासत या नई रियासतें और नई सेनाएं। तोड़ फोड़ की जा रही थी राजनीतिक चीजों से। ये चीजें यहां के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। अगला लिख लो, प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। प्रशासनिक कारण उतारो, फटाफट उतारो भाई। प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। उतार ली सबने? अब तो आगे चल लूं बोले? नहीं उतारे, किसी पड़ोस वाले के देख लो आप, है ना। अच्छा, प्रशासन में क्या, पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, तो पहले ये तो देखा जाए कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले अपना प्रशासन कैसा था। भाई अंग्रेजों के आने के बाद प्रशासन में चेंज हुए और वो चेंज यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आए, इसीलिए कुछ लफड़ा हुआ। यदि वो चेंज लोगों को पसंद आते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो पहले क्या प्रशासन था हमारा? तो पहले प्रशासन के नाम पर यह था कि अपने यहाँ एक रियासत होती, रियासत में एक होता राजा। कौन होता? और राजा के नीचे होते सामंत। राजा के नीचे कौन होते? तो राजा अपना प्रशासन किसके माध्यम से चलाता था? सामंत। वो सामंतों को था भाई, एक सामंत बनाया तो उसने कहा कि यहां पे जो लोग रहते हैं इनसे तू टैक्स लेगा। यहां पे जो लोग रहते हैं इनसे तू क्या लेगा? टैक्स। और इन लोगों की रक्षा करेगा। सामंत के दो काम है, जनता से टैक्स लेना और जनता की। एक आदमी यही चाहता था उस दौरान, और कोई हेल्थ और एजुकेशन नाम की तो कोई ज्यादा जरूरत थी नहीं। आदमी यह था कि मैं जीवता रहूं, कोई मार के ना जाए, मैं जैसे हूं मेरा शांतिपूर्ण जीवन जी लूं। ये तू ध्यान रख ले बस इतना, कि मेरे साथ किसी प्रकार की जीवन के साथ कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, और इसके बदले मैं तेरे को क्या दे दूंगा? टैक्स। सिंपल सी बात। तो सामंत जनता से टैक्स लिया करते और उनकी क्या किया करते? रक्षा। सिक्योरिटी वाला ही मामला हुआ करता था। तो ये अपनी सिस्टम हुआ करता। अब आगे अंग्रेज। अंग्रेजों के आने के बाद सिक्योरिटी के पूरे अधिकार किसके पास में चले गए? तो क्या अब सामंतों के पास कोई अधिकार है? सामंतों के जितने भी अधिकार थे वो क्या कर दिए गए? समाप्त। पहले सामंतों के पास खूब सारे अधिकार होते, क्योंकि पहले राजा को सामंतों की आवश्यकता होती। तो अपने राजस्थान में तो इवन यहां तक होता कि सामंत जब राजा के दरबार में जाते तो राजा खड़ा होता था। वह इन पे तो टिका हुआ है कि मुझे पता हो कि आप में से 10 आदमी ये मेरे सबसे खास है, इनके बिना मेरी पार नहीं पड़ सकती, तो उनकी तो इज्जत करनी पड़ेगी ना यार। उनके बिना जब मेरी पार ही नहीं पड़ सकती तो उनका तो ध्यान रखा जाए। पर अब राजा को पता था कि इनकी मेरे को कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत केवल और केवल कौन है? अंग्रेज। तो अंग्रेजों का ध्यान रख लेंगे, इनका क्यों ध्यान रखा जाए? तो सामंतों के जितने भी विशेषाधिकार हुआ करते वो क्या कर दिए गए? समाप्त। पहले सामंत क्या करते? यहां से खूब सारे टैक्स लेते, वो टैक्स लेके सामंत राजा के पास भेजते। किसके पास भेजते? बट टैक्स लेके भेजने किसके पास में? राजा। पर कई टैक्स ऐसे थे जो राजा को नहीं भेजने पड़ते, सामंत अपने पास ही रखते। कई सामंतों को अधिकार थे भाई, कई टैक्स तुम खुद ही लगा सकते हो और अपने पास रख लिया करो, या आपको ऊपर देने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि स्टेट जो होता है वो टैक्स लेता है, कई टैक्स तो सेंटर को भेजने पड़ते हैं, कई टैक्स खुद ही रख लेता है। राजस्थान की सरकार जो टैक्स लेती है, कुछ टैक्स तो किसको भेजती है? सेंटर को। कई टैक्स सेंटर को नहीं भेजती, राजस्थान की सरकार अपने पास ही रख लेती है। तो वैसे के वैसे सामंत कुछ टैक्स अपने पास रख लिया करते। अब जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने आके टैक्स बंद करवा दिए। और अंग्रेजों का सामंत किस बात के टैक्स रखता है? तो यार सामंत इनकी रक्षा करता है, रक्षा करता है, थोड़े बहुत टैक्स अपने पास रखता है, तो उनका रक्षा अब हम कर लेंगे। रक्षा करने की कोई भी आवश्यकता। तो सामंतों के पास जो भी विशेषाधिकार हुआ करते वो क्या कर दिए गए? समाप्त। सामंत जो भी कर लिया करते वो क्या कर दिए गए? समाप्त। तो सामंतों के क्या खत्म हो गए? प्रिविलेज, उनके विशेषाधिकार समाप्त हो गए।
सामंतों के क्या समाप्त हो गए? कर। अब पहले सामंत सुरक्षा करते, सुरक्षा के लिए क्या रखनी पड़ेगी? सेना। अब जब सुरक्षा अंग्रेज करेंगे तो सेना रखने की जरूरत ही क्या है? तो सामंतों की क्या भंग कर दी गई? सेनाएं। और सेनाएं भंग की तो सेना में जो सैनिक होंगे बेरोजगार। जो सैनिक अब तक किसके लिए काम कर रहे थे? सामंत के लिए काम कर रहे, वो तो क्या हो गए? और किसी आदमी को नौकरी लगा के हटा दो, इसका दुख तो बहुत बुरा है कि आपका रीट में सिलेक्शन हुआ और फिर का लेवल 2 रद्द। मतलब लोगों की सगाइयां नहीं टूट जाए? टिका दे के गए थे, वापस ले जाए लोग। लिखो, ABC लिखो। तुम्हारे यहां हो गया? कैसे सगाई टूट गई? हाँ, ये देख लो। हाँ। किसके हो गया? कोई दोस्त है तुम्हारा? खुद का तो नहीं हुआ? क्या होता है? सगा दे दू, रोने लग जाएगी सर प्लीज। दुखती रगों पे हाथ मत रखो। जानकार है कोई? हाँ, तो जानकार के कोई नहीं, दोबारा आ रही है वैकेंसी अपने। चलो तो लिखो, सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। स्पेशल राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वर एबोलिश्ड। सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। स्पेशल राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वर एबोलिश्ड। सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। स्पेशल राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वर एबोलिश्ड। आगे 2 नंबर लिखो, सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर समाप्त कर दिए गए। सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर समाप्त कर दिए गए। टैक्सेस विच वर कलेक्टेड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स एंडेड। टैक्सेस विच वर कलेक्टेड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स एंडेड। सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर समाप्त कर दिए गए। टैक्सेस विच वर कलेक्टेड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स एंडेड। C नंबर लिख लो, सामंतों की सेनाएं भंग कर दी गई। मिलिट्रीज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वर डिमोलिश्ड। सामंतों की सेनाएं भंग कर दी गई, या रिजोल्व, रिजोल्व कर देना, उनको भंग कर देना। सामंतों की सेनाएं भंग कर दी गई। मिलिट्रीज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वर डिमोलिश्ड या रिजोल्व, जिससे सैनिक बेरोजगार हो गए। सो सोल्जर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड, जिससे सैनिक बेरोजगार हो गए। सो सोल्जर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। सैनिक क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। आई बात समझ में? तो हम आगे पढ़ेंगे, जब क्रांति पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि अपने जितने भी सामंत है वो सारे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। सामंत जो थे वो अंग्रेजों के, कि यार उनका तो अस्तित्व हिल गया क्रांति से। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले हमारे पास सब कुछ था, और अंग्रेजों के आने के बाद में कुछ भी अपने पास में नहीं बचा। तो किसी भी बंदे के एग्जिस्टेंस पे जब बन जाएगी ना, तो बंदा लड़ाई करेगा। तो अपने यहाँ के सामंत सारे के सारे, ज्यादातर जो सामंत थे वो किसके खिलाफ लड़ गए थे? अंग्रेजों। तीसरा लिखो, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। आर्थिक कारण, किसी भी घटना में और कोई कारण हो ना हो, आर्थिक कारण हमेशा होता है। दुनिया की किसी भी घटना में और कोई कारण हो ना हो, आर्थिक कारण। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें आर्थिक कारण नहीं। मैं सुबह से लेके शाम तक कुंभा सांगा करता रहता हूं, कारण क्या है? आपको लोगों के बाप के नाम भी याद करने पड़ते हैं, कारण क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं? आपको कह दिया जाए कि भाई नौकरी अपने तो नहीं करनी, RS वारिस बनना नहीं है, इस प्रकार की आर्थिक चीजों की आवश्यकता नहीं हो, तो क्यों याद करो? आप कुंभा का बाप मोकल है, कहां पढ़ा है आपने याद करने को इनको? या दूसरी चीजें भी क्यों पढ़नी पड़े? तो आप भी पढ़ रहे हो तो इसके पीछे कारण क्या है? भाई ये तो कोई कहता नहीं कि सर मैं बस पढ़ रहा हूं, बस मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी नहीं करनी। घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे भी कारण क्या है? कि उनको आप पर उम्मीद है कि आप उनको रुपए कमा के दोगे। यदि उनको सच्चाई पता चल जाए तो आपको भी पढ़ाए नहीं, है ना? और होता है घर वालों को 2-1 साल में दिख जाता ना कुछ ही नहीं कर रहा, घर वाले कहते वापस आ जा। क्यों बुला लिया वापस? यदि आर्थिक कारण नहीं तो कदे मजे कर, पढ़ अपने पर। आर्थिक कारण है तो दुनिया की हर घटना के अंदर क्या जिम्मेदार होता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे। रिपिया तेरी तिकीदार, कट गए मुंशी थानेदार। रिपिया तेरी तिकीदार, कट गए मुंशी। रुपया बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब। तो दुनिया की हर घटना में और कोई कारण हो ना हो, लेकिन क्या कारण होता है? आर्थिक चीजों में 3 चीजें होती है। देखो, पैसे कहां कहां से आ सकते थे? एग्रीकल्चर,
इंडस्ट्री, ट्रेड, कहां कहां से रुपए आ सकते थे? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड। अब क्या हुआ कि भाई इस हम पढ़ रहे हैं कि क्रांति के कारण पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्थिक कारण उसमें कारण है। इसका मतलब अंग्रेजों के आने से पहले कुछ चीजें अलग थी, अंग्रेजों के आने के बाद में चीजों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो गड़बड़ कहां हुई हमारे? एग्रीकल्चर थी, तो एग्रीकल्चर अपने आप में फसल होती और फसल पे राजा क्या लिया करता? टैक्स। मैं अभी आपको बता रहा था कि राजा जो अंग्रेजों को धन दिया करते वो बहुत ज्यादा होने लग गया था, इसलिए राजाओं ने क्या बढ़ाने शुरू कर दिए थे? टैक्स। टैक्स बढ़ाएंगे तो जनता राजी रहेगी कि नाराज होगी? नाराज होगी तो बाद में आंदोलन क्रांतियां करेगी। तो कृषि का तो यह था कि किसानों पे टैक्स बहुत ज्यादा हो गए थे और किसान इन टैक्स की वजह से क्या थे? परेशान। दूसरा क्या बचा आपके? क्या थे उद्योगों के नाम पर अपने क्या था? तो इसे उद्योगों के नाम पे अपने होता था कपड़ा उद्योग। क्या हुआ करता? हाथ वाले हथकरघे होते, हैंडलूम। हाँ, हैंडलूम होते, चरखे टाइप के होते, उनसे आपको काटते। और मान लो एक आदमी, मैं एक बंदा हूं, मेरे पास में कपड़ा उद्योग है, मैं पूरे दिन में इतना सूत काट देता हूं या इतना कपड़ा काट लेता हूं कि एक शर्ट बन जाए। क्या बन जाए? इस एक शर्ट के कपड़े को मैं मार्केट में बेचता हूं और मान लो मेरे को मार्केट में 60 रुपए मिलते हैं इसके। कितने रुपए मिल गए? सर। तो मुझे लगता है महीने में यदि मैंने 30 शर्ट का कपड़ा बना दिया तो 2000 रुपए का जुगाड़ तो कर लिया, 1800 रुपए तो मेरे आ गए। 2-4 दिन काम भी नहीं हुआ तो मेरे से 1200-1300 रुपए तो हो गए। यही होता है। अब आगे अंग्रेज। अंग्रेजों के आने के बाद हमें यह चीज माननी पड़ेगी कि अंग्रेज हमसे दुनिया में आगे निकल चुके थे। अंग्रेजों के वैज्ञानिक आविष्कार होने लग गए थे। जब हमारे लोग अभी तक बैठ के हाथ से काम कर रहे थे तब अंग्रेजों की मशीनें आ गई। क्या आ गई वहां पे? वहां मैनचेस्टर नाम का एक शहर है और मैनचेस्टर नाम के एक शहर में एक मशीन लगी हुई है और मशीन में एक आदमी बैठ के इधर बटन दबाता है, इधर से वो रुई डाली जाती है और शाम तक इतने कपड़े बनाए जा सकते हैं, इतने कपड़ों का कपड़ा काटा जा सकता है, सूत काटा जा सकता है कि 100 शर्ट बन जाए। कितने शर्ट बन जाए? आपका एक आदमी एक दिन के अंदर एक शर्ट का कपड़ा काटता है, वहां की मशीन एक दिन में एक आदमी के काम से कितने का कपड़ा काट देती है? 100 का। और जब भी चीजें बल्क में बनेगी, जब भी चीजें ज्यादा बनेगी तो सस्ती होगी। बल्क में बनेगी तो कैसी होगी? मशीन से जब कोई चीज बनेगी तो क्वालिटी अच्छी होगी। अपने वाले के अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पा रही थी, मशीन वाले में क्वालिटी भी अच्छी आ रही थी। यहां यदि किसी ने शर्ट बनाया तो हाथ से टांके लगाए हुए थे, वहां से कोई शर्ट बन के आया तो डबल तुरपाई थी मशीन वाली। टांका अंदर की तरफ था, दिखाई भी देता नहीं था। आपके टांके वैसे थे जैसे मम्मी गूदड़ों के लगाती है, बाहर दिखते हैं मोटे वाली सुई से जो टांके लगाए जाते हैं, लगाते हैं। समझते हो वो बात? तो अब दोनों चीजों में मरे आप। आपकी क्वालिटी खराब हो गई क्योंकि मशीनों वाली क्वालिटी अच्छी थी और आपकी चीजें महंगी हो गई, बाहर वाली चीजें क्या थी? सस्ती। अब मार्केट में एक बंदे के पास में दो चीज पड़ी है। एक शर्ट, उसको इंडियन शर्ट है वो मिल रहा है 60 रुपए का, एक शर्ट अंग्रेजों का है वो मिल रहा है 12 रुपए का। क्या करेगा बंदा? अब जब 12 वाला खरीदेगा तो 60 वाला नहीं खरीदेगा, इसका मतलब इंडियन माल बिकना बंद हो गया। माल बिकना बंद होगा तो फैक्ट्री कितने दिन चलेगी? आप फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी। फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी तो बंद होगी, बंद होगी तो वहां वाले मजदूर कहां जाएंगे? और वो मजदूर खेती की तरफ आ गए। मजदूर किधर आ गए? तो खेती में और समस्या आ गई, एक अनार 100 बीमार। पहले हम घर में 4 भाई थे, 2 भाई करते खेती, 2 भाई फैक्ट्री में काम करते। अब फैक्ट्री बंद होगी तो वो 2 भाई भी कहां पर आ गए? खेत। तो खेत छोटे छोटे हो गए और जब भी खेत भी छोटे होंगे तो पैदावार उतनी नहीं होगी जितनी बड़े खेत के अंदर हो सकती है। बड़े खेतों में पैदावार ज्यादा होती है, छोटे छोटे खेत होंगे तो उनमें पैदावार ज्यादा। क्योंकि बड़ा किसान है तो उसके पास में रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, बड़ा किसान है उसके पास में पैसे ज्यादा है, बड़ा किसान है उसके पास में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकता है। किसान छोटा है तो रुपए नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पैदावार भी उतनी होगी जितना घर पे आप खा सकते हो। भाई बात समझ। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप राष्ट्रवाद की कितनी छड़ियां खा लो लेकिन फिर भी दिवाली पे लाते तो चाइनीज लड़ियां ही है ना। खूब कहेगी चीन वह देश है जो हमारे सैनिकों को मार देता है और उनके सैनिकों की बंदूक हमारे पैसे से आती है। हम चाइनीज माल खरीदते हैं, चाइना के पास रुपए जाते हैं, चाइना उससे बंदूक खरीदता है, बंदूक से हमारे सैनिकों को मार देता है, इसलिए हम चाइनीज माल नहीं खरीदेंगे। आपको दिवाली पे घर के लगाने के लिए, सजावट के लिए लड़ियां चाहिए और आप गए उनके पास, दुकान वाले के पास, और आप घर पे सोच के गए कि इस बार मैं चाइनीज माल खरीदूंगा नहीं। और आपने जाके पूछा भाई साहब वो रोशनी वाली लड़ियां दिखा दे के, दुकानदार ने कहा भाई साहब ये 2 लड़ियां, ये पड़ी अपने इंडियन एकदम स्वदेशी माल है, आजकल स्वदेशी का चल रहा है, आप तो ये खरीदिए और ये 600 रुपए की है। कितने की है? 600 रुपए।
कैसे क्या जलेगी? उसने बताया भाई साहब पूरे घर पे लग जाएगी। कितने फीट का आपका घर है? आपने बताया साहब इतना है। हाँ पूरे में लग जाएगी, चिंता ही मत करो। और ये लाल रंग की जलेगी या हरे रंग की जलेगी या नीले रंग की जलेगी। और एक बार जब जला लो, 2 दिन जला लेना दिवाली पे, बाद में आराम से इसको पैकिंग करके रख देना, अगले साल दिवाली पर वापस काम आ जाएगी, 2 सीजन आराम से निकालेगी। आपने कहा ठीक है। आपने कहा और कोई? उसने एक ही वैसे चाइनीज भी है, ये 150 रुपए की है। कितने की है? 150, पर एक ही सीजन चलेगी। पर ये आप पूरे घर पे आ जाएगी, और ये एक रंग की नहीं है, ये अलग अलग रंग है। एक लाल है, एक हरा है, एक पीला है, एक लाल है, एक नीला है। अपने वाली केवल एक बार जलेगी, ये थोड़ी थोड़ी देर में चस बुझ करेगी। आप कौन सी लेके आओ? आपको लगता है अगले सीजन काम नहीं भी आएगी तो भी इस सीजन 150 रुपए में महंगी थोड़ी है। इस सीजन तो घर चस बुझ रहेगा, घर सबसे फूट रहा दिखेगा। तो आप इधर उधर देखते हो कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर आप कहते हो चल चाइनीज वर्ड दे दे, अंदर डाल ले, पैकिंग स्वदेशी वर्ड लगा देना इसके ऊपर। राष्ट्रवाद पैसे के सामने काम, पैसा बहुत बड़ी ताकत है। चाइना ने अपने माल को इतना सस्ता कर दिया कि आप झकमरा के खरीदोगे, आपके पास में और कोई भी इलाज नहीं है। उनका माल है ही इतना सस्ता, क्या करोगे आप? एक आम आदमी को उनका माल खरीदना ही पड़ेगा। ये उस टाइम अंग्रेजों के लिए बात थी कि अंग्रेजों का माल भारत में बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, इसलिए भारतीय उद्योग धंधे क्या हो गए? समाप्त। तीसरी चीज क्या है? व्यापार। जब हम राजस्थान की बात करते हैं, अपने लगता है अपने तो व्यापार भी किस चीज का होता होगा? उद्योग भी कम थे, उद्योग कम थे तो अपने व्यापार भी ज्यादा नहीं था। पर मैंने बीच बीच में कई बार आपको बातें बताई होगी, हम मीडिएटर थे। राजस्थान के लोग क्या थे? आगरा से सिंध की तरफ जो भी माल जाता है हम लाते, सिंध का बंदा अपने को देके जाता, अपने उसको आगरा पहुंचाते, आगरा का बंदा अपने को देके जाता, अपने उसको कहां पहुंचाते? सिंध। मध्य एशिया से दिल्ली से जो मध्य एशिया से दिल्ली की तरफ जो भी व्यापार होता हम करते, दिल्ली से मालवा जो भी व्यापार होता हम बीच में, दिल्ली से गुजरात जो व्यापार होगा हम बीच में, दिल्ली से साउथ इंडिया जो भी व्यापार होगा हम बीच में। हमारी लोकेशन इतनी शानदार थी कि हम इस पूरे व्यापारिक रूट के बीच में थे, और रूट के बीच में जो भी रहेंगे वो हमेशा फायदे में रहेंगे। हम माल इधर से उधर भेजा करते, माल जब यहां से पार निकलता तब हम उसका टैक्स भी लिया करते। मैंने कई बार पहले बताया होगा कि बड़ी सोचने वाली बात है कि जैसलमेर ठेठ रेगिस्तान में पड़ा था, यहां का राजा टैक्स लेता किस चीज का होगा? कहते खेती पे टैक्स लेते थे, और खेती हो ही नहीं तो फसल होगी तो ही टैक्स लोगे। एक फसल हुई 5 क्विंटल, क्या लोगे? नंगा नाई क्या, निचोड़े क्या? पर जैसलमेर हमारे ट्रेड रूट पे था, इसलिए जो भी ट्रेड होगा वो सब जैसलमेर वालों को क्या देके जाएंगे? टैक्स। जैसलमेर के राजाओं ने 1000 साल तक अपना राजतंत्र ट्रेड पे चला दिया कि यहां से इधर से उधर जाओगे तो पूरा का पूरा हमें ये पैसा देके जाओगे। अब आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने आगे कुछ भी नहीं किया, अंग्रेजों ने आगे एक सिंपल सा काम किया, एक बंदरगाह बनाया नया, बॉम्बे। कौन सा बंदरगाह बनाया? पहले बॉम्बे बंदरगाह नहीं था, अब उन्होंने कौन सा बंदरगाह बनाया? बॉम्बे। और जैसे ही बॉम्बे बंदरगाह बनाया, हमारा पूरा ट्रेड बॉम्बे बंदरगाह पे शिफ्ट हो गया। वो ट्रेड जो पहले लैंड रूट से हुआ करता था, वो पूरा ट्रेड किससे होने लग गया? सी रूट। और आपको यह मानना पड़ेगा कि स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग से किया जाने वाला व्यापार वाणिज्य सस्ता होता है और जल्दी पहुंचता है। पैदल पैदल गाड़ी घोड़े बैलगाड़ियों से जब तक सामान पहुंचाओ क्या होगे? पानी वाला जहाज उससे जल्दी पहुंच जाया करता था, और वो जहाज जल्दी जाता था। हमारा पूरा व्यापार वाणिज्य चौपट था। उस पर अंग्रेजों ने एक काम और किया। अंग्रेजों को एक चीज समझ में आई कि राजस्थान के लोगों की बिजनेस सेंस बड़ी जोरदार है, क्योंकि इतने सालों से बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस जानते थे। तो अपने यहाँ के जो व्यापारी थे, अपने व्यापारियों को अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम्हारा बिजनेस तो खत्म, अब तुम्हारे को सिंध से आगरा सामान किसका लेके आओगे? ये माल तो हम ट्रेड रूट से इधर से भेजेंगे, हम बॉम्बे से कराची भेज देंगे। बॉम्बे से कराची जलमार्ग से भेजना 35 किलोमीटर है, बॉम्बे से कराची 35 किलोमीटर, आधे घंटे में दिया आएगा। जो पहले तुम्हारा माल इधर से इधर होके जाया करता था, 6 महीने लेते थे, वो आधे घंटे में जाएगा माल। बॉम्बे से कराची बंदरगाह भेजना हमें, और कुछ ही नहीं करना है। तुम करोगे क्या अब यहां पर बैठे बैठे? तो अपने वालों ने कहा यार मरवा दिया आपने, तो अब करेंगे तो क्या? तो अंग्रेजों ने कहा तुम एक काम करो, तुम हमारे इंडिया में आगे बिजनेस कर लो। इंडिया का मतलब वह भारत जहां पर अंग्रेजों का कब्जा है। तो अपने बाणियों ने, अपने व्यापारियों का, भाई हम वहां पे आके यदि बिजनेस करेंगे हमें क्या फायदा है? अंग्रेजों का फायदा हम बताते हैं, टैक्स कम लेंगे। यहां तुम्हारा राजा भी तो टैक्स लेता था बिजनेस पे, उससे तुमसे टैक्स क्या लेंगे? कम। जमीन फ्री, फैक्ट्री लगा लो, जमीन फ्री देंगे। रुपए खा के किसी को नहीं भागने देंगे, तुम्हारे रुपए को लेके जाएगा, सुरक्षा की पूरी गारंटी हमारी। बैंक है हमारे, लोन लेना है तो ले लो, बीमा है, इंश्योरेंस करा लो, पैसे डूबेंगे नहीं। हमारे सारे व्यापारी ब्रिटिश इंडिया में शिफ्ट कर गए, इसलिए कहावत बन गई थी कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी।
सोचने वाली बात है। मतलब छोटे छोटे कस्बे शेखावाटी के, अब गांव गांव है, मैं उनको कस्बे भी नहीं कहता कभी। पिलानी, चिड़ावा, मंडावा, डूंडलोद, बग्गड़, सुजानगढ़, डीडवाना, कुचामन, परबतसर, गांव के व्यापारी भारत में खरबपति है अब। आज की 3 पीढ़ी पहले वो इस गांव के अंदर बैठे थे, आज की 4 पीढ़ी पहले अंग्रेजों के टाइम में उस गांव के अंदर बैठे थे। और भारत में अब जाके अंबानी अडानी को लोग जानने लगे हैं। वरना आप परंपरागत पैसे वालों के आज भी नाम सुन लो कि भारत में पैसे वाले लोग कौन थे, लोग कहेंगे बिरला, डालमिया, बजाज, पिरामल, झुंझुनवाला, टिबड़े वाला, सारे भूतड़ा, खेतान, ये सारे हमारे, इनमें एक सिंगल बंदा बाहर का नहीं। मतलब क्या व्यापार किया होगा हमारे लोगों ने कि नागालैंड के कोहिमा में राजस्थान वालों की दुकान मिल जाएगी, ऊपर लिखा होगा सिंह 1790। वो बंदा कब जाके बैठ गया अपना, ठेठ कन्याकुमारी के अंदर जोधपुर मिष्ठान भंडार है। और क्या क्या है, सब जगह अपना बिजनेस, अपना बिजनेस है। मैंने कभी वो क्लास में बताया होगा आपको, मैं गोवा गया था एक बार, मेरे दोस्त कोई रहता था, हम घूमने के लिए गए, वो दोस्त वहीं रहता था, तो उसने कहा मेरे पास आ जाओ। तो गोवा में वहां जितने कुल्फी वाले थे, आइसक्रीम वाले, वो सारे जालोर के, सारे के सारे जालोर के। तो मैंने पूछा तो उसने कहा एक बंदा कोई काम करने आया, वो अपने सारे भाइयों को लिए, धीरे धीरे इनके पूरे आइसक्रीम बिजनेस पे गोवा पे जालोर वालों का कब्जा है। तो मैं एक किसी बंदे से, वो दोस्त तो कई सालों से वहीं रह रहा था, तो उसने कहा उस बंदे के पास तो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, वहां खाते हैं। वहां क्यों, इसके पास क्या लेते? अरे चल तो सही। वहां गए तो इस बंदे को जानता है क्या? अब मैंने उस आइसक्रीम वाले की शक्ल देखी, मैं जानता तो नहीं, मैं नहीं देखा हुआ इस बंदे को, यार मैं कैसे देखूंगा, ये जालोर का बंदा है, गोवा रहता है, मेरा इससे क्या लेना देना। उसने कहा तूने गोलमाल मूवी देखी है? मैं कहा हाँ। उसमें करीना कपूर आइसक्रीम खाती है? मैं कहा हाँ, वो इससे ही खा रही है। अपने उससे हाथ मिलाया, भाई करीना कपूर ने तेरे से मिलाया, तू हमसे मिला। थोड़ा बहुत भी असर छंट छंट के आए, अपने तक भी आए भाई, अपने आप के अंदर। तो बिजनेस सेंस राजस्थानियों जैसे किसी के अंदर भी नहीं। मैं और कभी आप नोटिस किया करो, शिवसेना पार्टी है, शिवसेना, पता है शिवसेना क्यों बनी थी? महाराष्ट्र में साउथ इंडियन ज्यादा हो गए थे, महाराष्ट्र में साउथ इंडियन ज्यादा हो गए, इसलिए शिवसेना वालों ने कहा कि महाराष्ट्र की नौकरी साउथ इंडियन खा गए। इसलिए बाल ठाकरे का नारा था कि भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी। साउथ इंडिया वाले लुंगी बांध बांध के आते हैं ना, तो लुंगी वालों को भगाएंगे। अब साउथ इंडियन को भगा दिया, अब शिवसेना वाले क्या करें? तो शिवसेना वालों का अब नॉर्थ इंडियन ज्यादा हो गए। नॉर्थ इंडियन कौन? तो यूपी बिहार वाले भैया बेचारे जो टैक्सियां चलाते हैं। गरीब है यूपी बिहार, इतनी गरीबी है यूपी बिहार बंगाल, आप देख लो लिचड़पना पड़ा है, गरीबी गरीबी और कुछ नहीं है। कलकत्ता चले जाओ तो शर्म आ जाए, यार इतने गरीब लोग भी होते हैं। आप देख लो कि बंगाली कितने गरीब हैं कि राजस्थान में रोटियां बनाने आ गए। भाई रोटी बनाने का काम भी बंगाल में नहीं मिल रहा, ये तो बेसिक काम है ना। रोटी तो कोई कहीं बना सकता ना, उसके बावजूद आपके मेरे सबके रूम में काम करने वाले कुकर भैया सारे बंगाली है। मतलब ये काम भी बंगाल में नहीं मिल रहा है। रोटी बनाने के लिए आपको भारत के इस छोर से उस छोर जाना पड़ रहा है, बीच में आपको रोजगार नहीं है। तो बंगाल बिहार यूपी की हालत बहुत खराब। तो बेचारे महाराष्ट्र में जाके टैक्सियां चलाते हैं, तो शिवसेना वाले इनको कूट देते हैं, किन भैयों को यहां पे काम नहीं करने देंगे हम। पंजाब में बाकायदा अभी ये जो सीएम कैंडिडेट था चरणजीत चन्नी, जो पंजाब के सीएम थे, उनका पूरे सभा में भाषण है, प्रियंका गांधी पास में खड़ी है और जोर जोर से बोले इन यूपी वाले भैयों को भगाना है यहां से, भैयों को हम यहाँ पे नौकरी नहीं करने देंगे। आप कभी नहीं सुनेंगे पूरे भारत में कहीं पर कि किसी ने कहा कि मारवाड़ियों को भगा देंगे, क्योंकि पूरा बिजनेस हमारे हाथ में है। बॉम्बे और कलकत्ता हम चलाते हैं। जिस दिन मारवाड़ी बॉम्बे कलकत्ता छोड़ देंगे, बॉम्बे कलकत्ता डूब जाएंगे। महाराष्ट्र बंगाल से जिस दिन हम आ गए, उस दिन महाराष्ट्र बंगाल के पास कुछ ही नहीं बचेगा। पूरा शेयर मार्केट, पूरा उनका कलकत्ता का स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे का पूरा मार्केट, पूरा का पूरा हमारे हाथ में है। मारवाड़ियों के अलावा और कोई बिजनेस ही नहीं करता है। मारवाड़ियों का क्या दबदबा है कि हरियाणा और गुजरात का आदमी भी कहीं बिजनेस करता है तो खुद को मारवाड़ी बताता है। यहां कोई हरियाणवी खुद को हरियाणवी बताता हो गया, गुजराती गुजराती बताता है। बंगाल के अंदर उसको कोई पूछे कि तू कौन है, मारवाड़ी। और मारवाड़ी नाम से फेमस है पूरी तरीके से। हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज देखी थी, तो उसमें हर्षद मेहता के खिलाफ जो लॉबी लगी हुई वो सारे मारवाड़ी है। वो केडिया, वो मोटे वाला, झुंझुन वाला, वो सारे मारवाड़ी थे। उन्होंने कहा तू गुज्जू होके बिजनेस करेगा, तू गुजराती रहा, हमारे बिजनेस करेगा, हमारे सामने शेयर मार्केट में हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, तू बर्बाद ही कर दिया। जेल में मरा था हर्षद मेहता। मारवाड़ियों के सामने बिजनेस में कोई नहीं खड़ा। पर हमारा पूरा बिजनेस, राजस्थान का जो बिजनेस था, केवल एक बंदरगाह ने उधर शिफ्ट कर दिया आपने। कौन से बंदरगाह ने?
तो आपका व्यापार मर गया क्योंकि व्यापारी कहां चले गए? आपके बॉम्बे। आपका उद्योग मर गए क्योंकि सारा माल कौन सा आने लगा? ब्रिटिश। आपके किसान बर्बाद हो गए क्योंकि उनके पे टैक्स क्या कर दिए गए? बढ़ा दिए। देखो, राजाओं द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिया जाता था। ए लगा के लिखो। राजाओं द्वारा राजाओं द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिया जाता था। राजाओं द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिया जाता था। किंग्स डिपॉजिटेड मोर मनी टू ब्रिटिशर्स। किंग्स डिपॉजिटेड मोर मनी टू ब्रिटिशर्स। राजाओं द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिया जाता था, अतः राजाओं ने किसानों पर कर बढ़ा दिए थे। सो किंग्स रेज्ड लैंड रेवेन्यूज ऑन फार्मर्स। अतः राजाओं ने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिए। एग्जैक्टली शब्द लिखो, ज्यादा ठीक रहेगा। अतः राजाओं ने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिए। सो किंग्स रेज्ड लैंड रेवेन्यू ऑन फार्मर्स। अतः राजाओं ने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए गए? पूरा। बी नंबर लगा के लिखो। हाँ, किंग्स रेज लैंड रेवेन्यूज और फार्मर्स। राजाओं ने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिए। दोनों बी नंबर लगा के लिखो। ब्रिटिश वस्तुओं की अधिकता के कारण, ब्रिटिश वस्तुओं की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश वस्तुओं की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश वस्तुओं की अधिकता के कारण, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ ब्रिटिश गुड्स, हमारे परंपरागत उद्योग धंधे बंद हो गए थे। अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वर क्लोज्ड। हमारे परंपरागत उद्योग धंधे बंद हो गए थे। अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज या अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हमारे घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए थे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर क्लोज्ड। हमारे परंपरागत उद्योग धंधे बंद हो गए थे। सी नंबर लिखो। अंग्रेजों की नई आर्थिक नीतियों के कारण, अंग्रेजों की नई आर्थिक नीतियों के कारण, ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की नई आर्थिक नीतियों के कारण, ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की नई आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान के व्यापारियों का ब्रिटिश भारत में निष्क्रमण हुआ। निष्क्रमण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। राजस्थान के व्यापारियों का ब्रिटिश भारत में निष्क्रमण हुआ। ट्रेडर्स ऑफ राजस्थान या मर्चेंट्स ऑफ राजस्थान वर माइग्रेटेड टू ब्रिटिश इंडिया। माइग्रेट कर गए, वर माइग्रेटेड टू ब्रिटिश इंडिया। राजस्थान के व्यापारियों का ब्रिटिश भारत में निष्क्रमण हुआ। मर्चेंट्स ऑफ राजस्थान, ट्रेडर्स ऑफ राजस्थान वर माइग्रेटेड टू ब्रिटिश इंडिया। राजस्थान के व्यापारियों का ब्रिटिश भारत में क्या हुआ? निष्क्रमण हुआ। मैं कई बार पहले मैंने बताया होगा आपको, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हुई थी, ईशा अंबानी, वो पिरामल परिवार में हुई। कौन से परिवार में हुई? हो, पिरामल अपने झुंझुनू में गांव है बगड़, वहां का है। मतलब 3 पीढ़ी पहले तक वो बगड़ के अंदर रहते थे यहाँ पे। और एक बंदे को लगा कि नहीं यार, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई है, उधर जाएंगे तो फायदा होगा। बाणिया में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। बाणिया रिस्क उठाने में कभी डरता नहीं है। ये मेरे कभी नहीं समझ में आया कि ये दोहा किसने बनाया, ये मुहावरा किसने बनाया कि बाणिया डरपोक होते हैं। इस दुनिया में सबसे जोरदार कालजा भगवान ने यदि किसी को दिया तो बाणिया को दिया है। वो रिस्क ले लेता है कितनी बड़ी। इसलिए बाणिया उस छोटे से गांव से उठ के बॉम्बे चला गया, कलकत्ता चला गया, इंदौर चला गया, सूरत चला गया, और वहां अपने बिजनेस को और बढ़ा गया। और कितना पैसे वाला है कि मुकेश अंबानी उसे अपने बेटे की शादी कर रहा है। तो मुझे हमेशा मुकेश अंबानी इसलिए भी अच्छा लगता है कि अपना ब्याही जी है कि भाई ईशा अंबानी का ससुराल तो अपने राजस्थान है। आज नहीं तो कल कभी कोई टाबर टिकर होंगे, कोई तो देवता धोगने बगड़ कभी ना कभी तो आएगी। पिरामल परिवार के नाम से आज भी वहां पे स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल ये आपके धर्मशालाएं चलती है, खूब सारे पिरामल परिवार की चीजें। पिरामल परिवार यहाँ पर आता रहता है, उनके ट्रस्ट यहाँ पर अभी तक चलते रहते हैं। और ऐसे हर छोटे छोटे कस्बे की कहानी है कि हर छोटे छोटे कस्बे से हमारे लोग। लक्ष्मी निवास मित्तल का बाप तक चूरू के गांव में रहा हुआ है। ये 2 पीढ़ी पहले गए हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल ने पूरी दुनिया को खरीद रखा है। स्टील के मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति से बराबर बैठ के बात करता है वो कि भाई साहब कौन सा स्टील कितना दोगे कितना नहीं दोगे। विजय माल्या फ्रॉड करके जब भाग गया था, उसका गोवा का एक बंगला भारत सरकार ने सीज किया। भारत सरकार ने कहा गोवा का बंगला खरीदेगा कौन, और उसका बंगला एकदम सी के ऊपर, वो बीच व्यू वाला बंगला, बहुत भयंकर उसकी रुपए भारत सरकार चाहती थी, अच्छा रुपए मिल जाए तो विजय माल्या वाला कुछ ना कुछ तो आया अपने पास में। एक मारवाड़ी ने खरीदा था।
इतने रुपए कौन देगा? मारवाड़ी का रुपए रुपए खूब पड़े, ले ले तू, रुपए की कहां चिंता करता है? तो भयंकर भयंकर ही पैसे छापे मारवाड़ियों ने। इस मामले में मारवाड़ियों का कोई सानी नहीं था। तो बॉम्बे बंदरगाह बना तो अपना व्यापार उधर शिफ्ट हुआ, व्यापार शिफ्ट हुआ तो व्यापारी भी अपने उधर चले गए। तो मारवाड़ी में अपने कहावत है कि फारी बो चरीन बादो भूखो मरी, फारी बो चरी बादो भूखो मरी। जो फिरेगा वो चरेगा, जो बंधा रहेगा भूखा मर जाएगा। व्यापारी फिरे थे, वे चर गए, अपने बाकी लोग बंधे रहे, तो भूख ही है। ज्यादा यूं कहने की बातें तो नहीं है। और अपने अभी तक भी बाहर निकलने की प्रवृत्ति नहीं है। मतलब मैं गांव में ताऊजिन जो गांव रहते हैं, मैं उनको कई बार कह देता हूं गांव छोड़ दो, बीकानेर शिफ्ट हो जाओ, चूरू शिफ्ट हो जाओ, जयपुर शिफ्ट हो जाओगे ना रे, गांव गांव है। क्या है ऐसा गांव में आपके पास? गांव में आपने कन गाय है, उस गाय के चक्कर में कहां बैठे हो? गांव बैठे हो। मुझे लगता है यार शहर हर मायने में गांव से अच्छा होता है। वो आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम प्रकार की संभावनाएं देता है। यहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। दिलीप सर हमेशा कहते हैं कि गांव में कोई टाबर चवन्ना हो जाए ना, चवन्ना समझते हो, बदमाश, तो क्या करेगा? तो एक तो ये मिराज नटराज खानी सीखेगा, है ना, पुड़िया खाए हुआ रहेगा सारा दिन मुंह में, बस के कंडक्टर को कूट लेगा कि रुपए 2 ही देंगे, 5 नहीं देंगे, या कोई छोरी छापरी के मामले लेके आएगा। इसके अलावा उसके तीसरा कोई भी काम है नहीं। शहर का चवन्ना भी हो जाएगा ना तो ही कमा के खाएगा। शहर में कोई चवन्ना भी हो गया ना, मतलब शहर में ये टाबर जो कोई कॉन्वेंट टाइप की कोई डंकी सी स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ, उसको कुछ ही नहीं आता, 12th में फेल हो गया था, केवल इंग्लिश बोलनी आती है, जिन संभलती नहीं है वो नीचे गिरती रहती है उसके, और उसके बावजूद किसी बीपीओ सेक्टर में बैठ के 6 घंटे इंग्लिश बोलेगा, शाम को 30-35 हजार रुपए का जुगाड़ कर लेगा। तो शहर का चवन्ना भी कमा के खा लेता है, गांव वाला चवन्ना भी कमा के नहीं खा पाता है। तो शहर हर मामले में अच्छे होते हैं। बाणिये इस बात को बहुत जल्दी समझ गए थे तो वो बाहर निकल गए, अपने लोग नहीं समझ पाए। तो गांव में गा है, गा तो पड़ी है अपने पास। लिखो, अगला लिखो। दे आर्थिक के बाद क्या? सामाजिक। लिखो सामाजिक धार्मिक कारण, दोनों एक साथ लिखना ना, सामाजिक धार्मिक कारण। क्योंकि भारत में समाज और धर्म को आप अलग नहीं कर सकते, समाज और धर्म हमेशा साथ में है। सामाजिक धार्मिक, सोशियो रिलीजियस कोजेज, सामाजिक धार्मिक कारण, सोशियो रिलीजियस कोजेज, सामाजिक धार्मिक कारण। एक तो क्या हुआ, जब अंग्रेज यहां पर आ गए थे तो हर कोई धर्म का आदमी चाहेगा। अंग्रेजों का धर्म कौन सा था? ईसाई। तो ये चाहते थे कि भारत के अंदर भी लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाए? ईसाई। तो उन्होंने अपने पादरी भेजे यहां पे खूब सारे। क्या भेजे? वो पादरी या जो ईसाइयों के वे बंदे जो यहां पे धर्म प्रचार करने आते, उनको बोलते मिशनरीज। क्या बोला करते? मिशन पे आते। मिशन क्या है? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसलिए उनको क्या बोलते? मिशनरी। तो यहां पे 1813 में अंग्रेज रूल लाए थे बाकायदा कि मिशनरीज भारत में धर्म प्रचार कर सकते हैं। तो मिशनरीज खूब सारे आने लग गए। क्या बनाने के लिए? एक सिंपल सा तरीका है, कोई भी आपको एक नई दुकान खोलनी है और अपना सामान बेचना है तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। अपने सामान की अच्छी बातें बतानी पड़ेगी, और जो पुरानी दुकान है उसके सामान की बुरी बातें बतानी पड़ेगी। मेरे को एक पंखे की दुकान खोलनी है तो मेरे पास जो ग्राहक आएगा मैं उसको बताऊंगा कि मेरे वाला जो पंखा है ये सस्ता है, मेरे वाला पंखा है ये लाइट भी कम खाता है, मेरे वाला पंखा ये आवाज भी नहीं करता है। मुझे साथ साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि पड़ोस की दुकान में जो पंखा मिल रहा है वो हमारे वाले से महंगा है, खड़ 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 करता रहता है, कभी भी नीचे गिर सकता है, तो मर जाएंगे टाबर टिकर तुम्हारे। उनको डराना पड़ेगा पूरी तरीके से, तो कोई अगला मेरे वाला खरीद के जाएगा। जब ईसाई यहां पर आए, उनको ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो उनको 2 काम करने हैं। ईसाइयों की अच्छी बातें बतानी है, हिंदू और मुस्लिमों की बुरी बातें बतानी है। इस चक्कर में वो मिशनरी हिंदू और इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाने लग गए। और भारत के आदमी को और किसी बात पे गुस्सा आए नहीं आए, धर्म वाले मामले में पक्का गुस्सा आता है। और धार्मिक मामलों में फिर उन्होंने वैसे करना शुरू कर दिया कि किसी के पास गए, उसको कहा भाई तू जीसस को मान, हमारे ईसा मसीह को मान ले। उसने कहा क्यों? मैं तो गणेश जी को मानूंगा। उनका रखा है गणेश जी तुम्हारा, नीचे से आदमी ऊपर से आती है, ऐसे कैसे हो सकता है? सूंड लिया घूमता रहता है। तो अब बंदे को लगता है यार अब है ये कि मैं गणेश जी की खुद कितनी भी मजाक उड़ा लूं मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता माई फ्रेंड गणेश है। पर यदि गणेश जी की मजाक को तीसरा आदमी उड़ाए, इस इंटेंशन से उड़ाए कि गणेश जी की बेइज्जती कर रहा है, तो मुझे गुस्सा आता है कि मैं नाक तोड़ दूं तेरा। गणेश जी हमारे, हम गणेश जी के बारे में कुछ ही कहे, तू कौन होता गणेश जी के बारे में कहने वाला? मैं शिव जी के बारे में खूब सारी बातें कर सकता हूं कि शिव जी नहाते ही नहीं थे, शिव जी सुबह भांग लगा लिया करते थे, शिव जी तो इस प्रकार के, तो कोई बात की जा सकती। कोई तीसरा आदमी आगे कहे कि शिव जी गंजेड़ी था, नशेड़ी था, न बंगेड़ी था, तो लगता है कि तू साइड में हाथ पे ले।
तेरे को बताते हैं क्या था शिव जी क्या नहीं था। स्वाभाविक सी बात है। इसलिए लोगों को इन बातों पे भी गुस्से आने लग गए थे, क्योंकि ईसाई मिशनरीज हिंदू और इस्लाम धर्म का क्या उड़ाने लग गए थे, मजाक। लिखो, ईसाई मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई मिशनरीज हिंदू तथा इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाते थे। मेड फन ऑन हिंदू एंड इस्लाम रिलीजन, हिंदू तथा इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाते थे। मेड फन ऑन हिंदू एंड इस्लाम रिलीजन। हिंदू तथा इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाते थे। इसी का बी एक लिख लो, समझा मैं कल दूंगा वो क्या है। कि अंग्रेजों ने हमारी सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया, समझा मैं कल दूंगा ये क्या है। ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड इन अवर सोशल कस्टम्स, अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया। ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड इन अवर सोशल कस्टम्स, हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। कल बता दूंगा मैं कैसे क्या।